रक्तबाज वजीर की बात से हर तरफ हंगामा मच गया। सभी ये सोचकर दंग रह गए कि आखिर रक्तबाज वजीर इतनी बड़ी कीमत इनाम के तौर पर देने को राजी क्यों हो गया था, वो भी अपने दुश्मनों को। अमोघनाथ तरल शक्ति तरल से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता था। इसका मतलब उसके इस्तेमाल से कोई भी गुट 5 और अमोघनाथ तैयार कर लेता, वो भी चुटकियों में। खुद पक्षिका भी उसकी वो बात सुनकर दंग रह गई थी। जिस वक्त हर कोई हैरान था, उतने में रक्तबाज वजीर ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लेकिन अगर उस लड़ाई में तुम्हारा अमर पक्षी गुट हार गया तो तुम्हें और तुम्हारे गुट के सभी योद्धाओं को हमारे रक्तबाज गुट में जुड़ना होगा। बस इतना सा ही चाहता हूं मैं। जैसे उसने ये बात कही तो अमर पक्षी गुट में मौजूद बहुत से योद्धा नाराज दिखने लगे। अब जाकर उन्हें रक्तबाज वजीर की असली चाल समझ आई थी। तब रीजा ने भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, इसकी ये चाल तो देखो, अगर हम जीते तो हमारे ही शहर हमें वापस मिल जाएंगे। ऊपर से अमोघनाथ तरल की सिर्फ कुछ बूंदे, पर रक्तबाज गुट तो तब भी बरकरार रहेगा। लेकिन अगर हमारे तो हमारे गुट का अस्तित्व खत्म कर और अपना सारा सम्मान खोकर हमें इसके गुट में जाना होगा। ये कैसी शर्त हुई? इस बीच ध्रुवांश भी थोड़ा परेशान दिख रहा था और इस मुश्किल हालात के बारे में सोचता जा रहा था। वहीं नींद बादशाह ने इस वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि रक्तबाज वजीर ने बार बार नियमों की बात करते हुए उसके मुताबिक की जाने वाली चीजों का ही जिक्र किया था। इतने में रक्तबाज वजीर ने अमर पक्षी गुट की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ क्या फैसला है तुम लोगों का? वैसे अमर पक्षी, अगर तुम लोग इस चुनौती के लिए तैयार नहीं हो तो घबराओ मत, हम लोग तुम्हारा मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे। आखिर हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि असली ताकत के सामने कोई कितना मजबूर होता होगा। पर हाँ, फिर तुम ये शहर हासिल करने का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देना। उसके चेहरे की अजीबोगरीब मुस्कुराहट देखकर पक्षिका बहुत ज्यादा नाराज दिखने लगी। वो भी जानती थी कि रक्तबाज वजीर के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही थी, मगर उसने बिना कुछ कहे पलटकर ध्रुवांश की तरफ देखा जाए तो पक्षिका चाहकर भी इस मामले में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि नियमों के हिसाब से ज्यादा गुटों के लड़ाके एक दूसरे से टकरा सकते थे। और यहाँ रक्तबाज वजीर ने दोनों गुटों की फौजों को आमने सामने आने को कहा था। इसलिए फैसला पक्षिका का नहीं बल्कि ध्रुवांश का होने वाला था कि वो इस चुनौती के लिए हाँ कहता या फिर ना। सभी की नजरें ध्रुवांश पर ही टिकी हुई थी और हर कोई उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। इस बीच विकी भी मुस्कुराते हुए उसे देखता जा रहा था। वाकई रक्तबाज वजीर की चाल ने अमर पक्षी गुट को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली। पर हर किसी की बेचैन निगाहों के सामने ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए पक्षिका को देखा और हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया। ये देखकर पहले तो पक्षिका थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर उसने आ भरते हुए गूंजती हुई आवाज में कहा, ठीक है, हमारे अमर पक्षी गुट को ये चुनौती मंजूर है। 3 दिन है तुम लोगों के पास, अच्छी तरह तैयारी करना। अब हमारी मुलाकात सीधे जंग के मैदान में होगी। वहीं पक्षिका को अपनी चुनौती के लिए तैयार होते देख रक्तबाज वजीर के चेहरे पर बेइंतहा खुशी दिखाई देने लगी। वो खुशी कुछ ऐसी थी जैसे वो आज ही अपनी चुनौती जीत चुका था। फिर उसने अपने साथियों को चलने का इशारा कर पक्षिका से कहा, अब जो कि तुमने फैसला ले ही लिया है, इसलिए हम यहाँ और वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आज से 3 दिन बाद हमारा रक्तबाज गुट जंग के मैदान में तुम लोगों का इंतजार करेगा। फिर एक झटके में वो और उसके गुट के योद्धा वहां से जाने लगे। कुछ पलों बाद जब वो लोग पूरी तरह गायब हो गए, तब आसमान में खड़े नींद बादशाह ने मजबूरी में मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर वहां से जाने से पहले उन्होंने अपनी नजर ध्रुवांश की तरफ की। इस बीच पक्षिका ने भी ध्रुवांश की तरफ देखकर पूछा, हम इस बारे में बाकी बातें अमर पक्षी महल चलकर करेंगे। माफ करना ध्रुवांश, तुम खामखा दोनों गुटों की दुश्मनी में फंस गए हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मकसद इन चीजों में उलझने का तो हरगिज नहीं था। मगर ध्रुवांश ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो अमर पक्षी फौज को अपने साथ लेकर वापस अमर पक्षी गुट के लिए रवाना हुआ। कुछ ही पलों में दोनों शक्तिशाली गुट, जिन्होंने काफी हद तक उस शहर को नुकसान पहुंचाया था, वहां से चले गए थे। उनके जाने पर पहले तो कुछ देर खामोशी छाई रही, मगर फिर हर तरफ शोर शराबा हो गया। चीजें अब बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। दोनों ही गुट अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और पता नहीं हम जैसे लीडर्स का अंजाम क्या होने वाला है। इतने में पास ही खड़े किसी और शहर के लीडर ने कहा, इस चुनौती में जीत रक्तबाज गुट की ही होगी। अगर वो अपने आधे योद्धाओं के साथ भी जंग के मैदान में पहुंचे तो भी वो अमर पक्षी गुट से मुकाबला जीत जाएंगे। पता नहीं अमर पक्षी गुट ने क्या सोचकर इस चुनौती के लिए हाँ कहा। जहां अलग अलग शहरों के लीडर्स के बीच इस तरह की बातचीत हो रही थी, वहीं अमर पक्षी महल पहुंचकर पक्षिका सीधे अपने सिंहासन पर बैठ गई। उस दरबार में तनाव का माहौल छाया हुआ था, जिसमें कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इतने में उस खामोशी को तोड़कर पक्षिका ने कहा, अच्छा ही है, इससे एक बार में हमारे और रक्तबाज वजीर के बीच की दुश्मनी सुलझ जाएगी। इस पर रीजा ने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, मगर दीदी, आप भी अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फौज रक्तबाज वजीर की फौज से आधी भी नहीं है। ऐसे में इतने सारे योद्धाओं का सामना हम कैसे कर पाएंगे? बुरा मत मानिएगा, मगर इस चुनौती के लिए हाँ कहकर
कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। ऐसा कहते हुए उसकी नजर ध्रुवांश पर पड़ी, जिसकी वजह से पक्षिका ने चुनौती के लिए हाँ कहा था। इस बीच किशांक और बाकी योद्धा भी ध्रुवांश की तरफ देख रहे थे, पर किसी ने भी एक भी लफ्ज नहीं कहा। आखिर ध्रुवांश पहले ही उनकी इज्जत जीत चुका था, इसलिए वो उसके किसी भी फैसले में उसका साथ देने को तैयार थे। इतने में ध्रुवांश ने कुछ सोचते हुए पूछा, एक बात बताओ, रक्तबाज वजीर के पास कुल मिलाकर कितने योद्धा हैं? उसके सवाल पर किशांक ने आगे आते हुए कहा, रक्तबाज गुट में कुल मिलाकर 5,000 से भी ज्यादा योद्धा हैं, मगर विकी की ताकत के हिसाब से वो 2,500 योद्धाओं से ज्यादा को काबू नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो युद्ध नीति की शक्तियां पलटवार कर देंगी और विकी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। लेकिन ऐसे 2,500 योद्धा भी हमारे योद्धाओं से 2.5 गुना ज्यादा हैं। ये समझते हुए ध्रुवांश अपना सर हिलाने लगा, क्योंकि उसे भी पता था कि ये काम आसान तो हरगिज नहीं होने वाला था। तब रीजा ने ध्रुवांश की तरफ देखकर आखिरकार उससे पूछ ही लिया, ध्रुवांश सच बताना, क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि हमारी फौज वो चुनौती जीत सकती है? अगर अमरपक्षी गुट चुनौती जीत जाता तो उनके पास 50 से भी ज्यादा शहर आ जाते। इसका मतलब आगे जाकर उन्हें शक्ति तरल की कोई कमी नहीं पड़ती और वो अपने गुट को बेहद शक्तिशाली बना सकते थे। लेकिन अगर गलती से भी वो गुट चुनौती हार जाता तब तो वो पूरी तरह ही खत्म हो जाता। उसके सवाल पर ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, मैं मानता हूँ कि विकी रक्तबाज गुट के आधे योद्धाओं को काबू कर सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि इससे हमारी हार ही होगी। इस चुनौती में जीतना हमारे लिए तो मुश्किल है ही, मगर ये उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला है। उसकी इस बात के बाद दरबार में कुछ पलों की खामोशी छा गई, जिसमें अचानक किसी के फल चबाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज सुनते ही दरबार में मौजूद हर योद्धा की नजर एक झटके में ध्रुवांश के पास पड़ी, जहां इस वक्त एक छोटी सी बच्ची सेब खा रही थी। ये बच्ची थी कमली, जो अपनी मर्जी से गायब और प्रकट होती रहती थी। तब रीजा ने उसकी तरफ देखकर हैरानी के साथ पूछा, ये बच्ची कौन है? जाहिर सी बात थी कि रीजा ने उस बच्ची को इससे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो काफी हैरान थी। तब ध्रुवांश ने मजबूरी में आ भरते हुए बताया, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो बस मेरी छोटी बहन है। जब ध्रुवांश ने उसे अपनी छोटी बहन कहा तो कमली भी सेब खाना छोड़कर थोड़ी हैरानी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखने लगी। उसके बाद उसने इस बात से मना नहीं किया, बल्कि बड़े ही अलसाए अंदाज में कहा, तो मेरे भैया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों की इस मुश्किल का एक हल बता सकती हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ये सुनकर ध्रुवांश भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, शर्त? कैसी शर्त? इस पर कमली के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अरे इतना घबराओ मत, मेरी शर्त तो बहुत आसान है। तुम्हें बस मुझे 10 दिन के लिए अमरावत किताब का वो हिस्सा उधार देना होगा। लेकिन उसकी बात सुनते ही ध्रुवांश ने एक झटके में इनकार कर दिया, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अमरावत किताब का वो हिस्सा उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और अपने शरीर से निकालकर उसे किसी अनजान शख्स को पकड़ा देना, वो भी ऐसा शख्स जो ताकत के मामले में उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो, ये तो नामुमकिन था। क्योंकि 10 दिन बाद अगर कमली उस हिस्से को वापस लौटाने से मना भी कर देती तो भी ध्रुवांश उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वही उसे तुरंत अपनी बात से इनकार करते देख कमली की आंखों में नाराजगी दिखने लगी, जिसके साथ वो घूर घूर कर ध्रुवांश को ही देखती रही। मगर फिर उसने अपनी नजरें घुमा ली और आगे कुछ नहीं कहा। तब ध्रुवांश ने आ भरते हुए उससे पूछा, अरे लेकिन तुम्हें इस तरह अचानक वो हिस्सा क्यों उधार लेना है? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरे बगल में रहकर भी उस कमल की ताकत का फायदा उठा सकती हो। उसकी इस बात पर पहले तो कमली थोड़ा झिझकने लगी, मगर आखिर में उसने ध्रुवांश को बताया, मेरे शरीर में जो श्राप मौजूद है वो फटने की कगार पर है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द रहस्यमयी कमल और अमरावत किताब के उस हिस्से की ताकत से इस श्राप को दबाना होगा। ये सुनकर ध्रुवांश ने उससे कहा, तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओ और उस कमल और किताब के हिस्से का इस्तेमाल कर लो। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें किसी तरह से परेशान नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हो, बस उन दोनों चीज़ों को मेरे शरीर में ही रहने दो। इस पर कमली के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ध्रुवांश उसकी बात के लिए राजी होगा। पर फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर ध्रुवांश ने पूछा, तो अब इस मुश्किल का हल भी हमें बता दो। ध्रुवांश के सवाल पर कमली ने अपनी नजर घुमाते हुए दरबार में मौजूद हर किसी को गौर से देखना शुरू किया। उसकी आंखों में सुनहरी चमक दिख रही थी, जिससे सभी को अपने दिल में एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। उसके बाद कमली ने ध्रुवांश की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम एक योगी भी हो ना, तो क्या तुमने कभी चक्रव्यूह के बारे में सुना है? वो लफ्ज सुनते वक्त ध्रुवांश के चेहरे पर काफी हैरानी दिख रही थी, बल्कि सिर्फ वही नहीं, दरबार में मौजूद हर कोई काफी हैरान था। सिर्फ पक्षिका ही इकलौती थी जिसके चेहरे की हैरानी थोड़ी अलग तरह की थी, जैसे वो ये सोच रही हो कि कमली को कैसे इस लफ्ज का पता था। इतने में कमली ने ध्रुवांश और बाकियों को उस बारे में बताना शुरू किया। प्राचीन काल में एक चक्रव्यूहक को एक तरह का योगी ही माना जाता था। ऐसे चक्रव्यूहक बड़ी बड़ी सेनाओं और दलों का प्रतिनिधित्व करते थे और जंग में सबसे आगे खड़े हुआ करते थे। मगर यही वजह थी कि ऐसे चक्रव्यूहकों को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा। फिलहाल ये बात कोई नहीं जानता
कि इस दुनिया में ऐसा कोई चक्रव्यूहक जिंदा है भी या नहीं। उसकी बातों के दौरान दरबार में सन्नाटा छाया था और हर कोई बड़े ध्यान से उसकी बात सुनता जा रहा था। तब कमली ने सभी को इस बारे में आगे बताया। जहाँ एक सेनापति एक सेना की शक्तियों को एकजुट कर कोई ताकत पर हमला कर सकता है, वहीं एक चक्रव्यूहक उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हमला तैयार कर सकता है। ऐसा करने के लिए वो अपने योगी होने का हुनर भी इस्तेमाल करता है। इस तरह कोई अच्छा खासा चक्रव्यूहक किसी शक्ति रूप जितनी शक्तियां भी इकट्ठा कर सकता है। तब ध्रुवांश की आंखों में भी चमक दिखाई देने लगी और उसने हड़बड़ाते हुए कमली से पूछा, और कमली, क्या तुम्हें पता है कि ये चक्रव्यूहक बनते कैसे हैं? इस पर कमली ने साफ अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे ये तो नहीं पता है। ये जवाब सुनकर ध्रुवांश के चेहरे की सारी खुशी एक पल में जम गई और उसे लगने लगा कि कमली की अब तक की सारी बातें फिजूल की बातें थी। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाल कर उससे पूछा, देखो, मेरे साथ मजाक तो बिल्कुल मत करो, ये मामला काफी पेचीदा है। अगर ध्रुवांश कमली की बेइंतहा ताकत से वाकिफ नहीं होता तो शायद अभी तक वो उस पर गुस्से से चिल्ला भी चुका होता। वहीं ध्रुवांश का चेहरा देखकर कमली ने मुस्कुराते हुए एक चीज बाहर निकाली और उसे ध्रुवांश को देते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि चक्रव्यूहक कैसे बनते हैं, मगर ये चीज तुम्हारे काफी काम आ सकती है। वो जो चीज ध्रुवांश को दे रही थी वो एक चमकती हुई लकड़ी थी जिस पर खून से कुछ चीजें लिखी हुई थी। वो चीजें किसी प्राचीन भाषा में लिखी थी जिसकी समझ शायद वहां मौजूद किसी को नहीं थी। फिर भी ध्रुवांश ने उसे हासिल किया और थोड़ी देर परेशान होकर अपने शरीर का थोड़ा खून उस लकड़ी में चिपका दिया। तभी अचानक उसे एक झटका लगा और वो लकड़ी हाथ में पकड़े पकड़े मदहोश होने लगा। मगर उस मदहोशी के बीच उसे लकड़ी पर लिखे प्राचीन लफ्ज जैसे अपने दिमाग में छपते महसूस होने लगे। इतना ही नहीं, बल्कि वो प्राचीन लफ्ज अब ध्रुवांश को समझ भी आ रहे थे। जिस दौरान वो इस अजीबोगरीब हालत में था, तब उसे देखकर काफी योद्धा थोड़ा घबराने लगे। तब कमली ने सबको समझाते हुए कहा, इस लकड़ी में मौजूद है एक बड़े ही प्राचीन चक्रव्यूह का दिल। इसे समझना सिर्फ एक काबिल योगी के बस में होता है। भले ही मेरे प्यारे भैया अभी तक एक चक्रव्यूहक नहीं बने हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी चक्रव्यूह का कोई फायदा नहीं उठा सकते। इस दिल की मदद से उनके लिए चक्रव्यूहक बनना बाकियों के मुकाबले थोड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह कम तादाद होने पर भी तुम लोग अपने दुश्मनों से जीत सकते हो। इतने में ध्रुवांश वापस होश में आया और जोर जोर से हाँफते हुए कहने लगा, ये चक्रव्यूह का दिल तो बड़ा ही रहस्यमय है। मुझे इसे कैसे भी करके जल्द से जल्द समझना होगा, क्योंकि तैयारियों के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, हमें ये चुनौती जीतनी ही होगी। तो क्या ध्रुवांश महज 3 दिनों में ये अनोखा रहस्य समझ पाएगा और कैसे हरा पाएगा वो रक्तबाज गुट को इस चुनौती में? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। सुनहरी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ट्रॉफी कौन ले जाएगा? ध्रुवांश अमरपक्षी फौज का सेनापति इतनी जल्द बन गया था जिस बात ने सभी शहरों के लीडर्स को हैरान कर दिया। मगर सबसे ज्यादा घबराहट तो उन 7 लीडर्स के चेहरों पर दिख रही थी जो एक साथ मिलकर ध्रुवांश के खिलाफ लड़ रहे थे। देखा जाए तो नाक जंग होने वाली है। जहां अमरपक्षी गुट में कमली ने ध्रुवांश को चक्रव्यूह का दिल दे दिया था, वहीं दूसरी तरफ रक्तबाज गुट में रक्तबाज वजीर अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। उसकी नजर दरबार में मौजूद सभी लोगों पर पड़ी, जिसके बाद उसने पूछा, विकी, फिलहाल तुम हमारे गुट के कितने योद्धाओं को एक साथ काबू कर सकते हो? इस पर विकी ने थोड़ा सोचते हुए हल्की झिझक के साथ जवाब दिया, मेरे ख्याल से मैं 2500 योद्धाओं को तो एक साथ काबू कर लूंगा। यह सुनते हुए रक्तबाज वजीर के चेहरे पर अजीबोगरीब मुस्कुराहट आ गई और उसकी आंखों में इस वक्त शैतानी चमक भी थी। फिर उसने विकी की तरफ देखकर कहा, वैसे तो अमरपक्षी गुट के योद्धाओं की तादाद हमसे बहुत कम है, लेकिन वो लड़का ध्रुवांश बड़ा ही अजीब है। अजीब के साथ साथ वो काफी काबिल भी है, जिससे हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ये चुनौती किसी भी कीमत पर जीतो, और किसी भी कीमत से मेरा मतलब है कि 3 दिन बाद तुम 2500 नहीं बल्कि पूरी 5000 की फौज को काबू कर पाओ। मगर उसकी बात ने विकी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी और हैरानी लाने का काम किया, जिसके साथ उसने कहा, लेकिन लीडर, मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से तो अगर मैं पूरी फौज को एक साथ काबू करूंगा तो हो सकता है कि मुझ पर शक्तियों का पलटवार हो जाए। तब तो इसके आगे वो कुछ भी कहने में झिझक रहा था, पर तभी रक्तबाज वजीर ने अपना हाथ लहराते हुए एक लाल रंग की रोशनी बाहर निकाली। फिर उसने वो शक्तिशाली रोशनी विकी को पकड़ाते हुए कहा, मैं जो कहता हूँ बहुत सोच समझ कर ही कहता हूँ, इसे अपने पास रखो। यह है नीति तरल। इसे तुम्हें सिर्फ तब पीना होगा जब तुम युद्ध नीति तैयार कर रहे होंगे। तब थोड़ी देर के लिए तुम्हारी काबिलियत इतनी बढ़ जाएगी कि तुम 2500 नहीं बल्कि पूरे 5000 योद्धाओं की शक्तियों को काबू कर पाओगे। उससे वो तरल हासिल करते हुए विकी के चेहरे पर बेइंतहा खुशी दिख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि रक्तबाज वजीर के पास ऐसी कोई खास चीज भी मौजूद थी। 5000 योद्धाओं की ताकत एक साथ काबू करने से तो वो आसानी से अमरपक्षी गुट पर हावी हो जाता। इस बारे में सोचते ही विकी के चेहरे पर खूंखार हंसी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने कहा, लीडर,
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अमर पक्षी गुट को दिखाता हूँ कि हमारे रक्तबाज गुट के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। आप बस तैयारी कीजिए उस गुट को अपने साथ शामिल करने की। इतने में रक्तबाज वजीर ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने कुछ सोच कर कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो अमर पक्षी फौज के ज्यादा से ज्यादा योद्धाओं को जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देना। उस फौज के बिना अमर पक्षी गुट में तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर विकी ने रजामंदी जताई। सच तो यह था कि अब उससे इंतजार ही नहीं हो रहा था 5000 योद्धाओं की शक्तियों को युद्ध नीति के जरिए एक साथ इस्तेमाल करने का। वो सोचते हुए वहां से जाने लगा, इस बार तो मजा ही आ जाएगा जब मैं इतने सारे योद्धाओं की शक्तियां इस्तेमाल करूंगा, तब उस ध्रुवांश के चेहरे का रंग देखने लायक होगा। इस बीच अमर पक्षी फौज और रक्तबाज फौज की जंग की खबर नक्काश दल में हर तरफ फैल गई थी, और जैसा कि लोगों को उम्मीद थी, इस खबर से खलबली मचने लगी। पिछले कुछ सालों में रक्तबाज फौज लगातार ताकतवर होती जा रही थी, जबकि अमर पक्षी फौज को सभी गुटों की फौजों में सबसे कमजोर माना जाता था। इसलिए लोगों की नजर में यह बराबरी का मुकाबला तो हरगिज नहीं था। ऐसे में लोग यही सोचते जा रहे थे कि आखिर क्यों अमर पक्षी गुट ऐसी चुनौती के लिए राजी हुआ। जहां नक्काश दल में हर तरफ आने वाली जंग की बातें चल रही थी, वह इन बातों से दूर अमर पक्षी महल के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बल्कि वहां की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई थी कि बाहर वालों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि उस महल के अंदर हो क्या रहा था। इस बीच उस महल से काफी दूर एक पहाड़ी थी जिस पर हरियाली साफ दिख रही थी। उस पहाड़ी पर फिलहाल कुछ लोग बैठे हुए थे जो काले रंग के कवच पहने हुए थे। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि पत्थर के बुत हों। इन लोगों से थोड़ी दूरी पर बैठा था ध्रुवांश, जिसके हाथों में एक लकड़ी मौजूद थी। ये वही प्राचीन लकड़ी थी जो उसे कमली से हासिल हुई थी। इस वक्त तो ध्रुवांश के चेहरे पर काफी ज्यादा परेशानी दिख रही थी। उसने उस लकड़ी को अपने माथे पर लगा रखा था और उसमें से निकलती बातें सीधे ध्रुवांश के दिमाग में जा रही थी। उसे इन बातों में अनगिनत चीखें और लोगों का शोर सुनाई दे रहा था, जो ऐसा था जैसे ध्रुवांश खुद किसी प्राचीन जंग के मैदान में चला गया हो। वहीं उसके दिमाग में वो देख रहा था कि घोर अंधेरा चारों तरफ फैलता जा रहा था। वो जगह देखने में शैतानों की नगरी लग रही थी, जिसके एक तरफ बैठा था एक शख्स। उस शख्स के पीछे उसकी विशालकाय फौज मौजूद थी, जिनकी शक्तियां आसमान में इकट्ठा हो चुकी थीं। फिर उस शख्स ने अपने हाथों की सील बदली, जिससे वो सारी चेतना शक्तियां एक प्राचीन चेतना जाल में जाकर समा गई। अगले पल अंधेरे को जैसे एक जोरदार झटका लगा और उस युद्ध नीति की शक्तियों वाले चेतना जाल से 9 सिरों वाला एक बेहद खूंखार नाग बाहर निकलने लगा। उस नाग ने बाहर आते ही अपना मुंह खोलकर 9 रोशनियां बाहर निकाली, जिससे आसपास का आयाम ही तबाह हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स और उसकी फौज अब एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, मगर ये दुनिया बहुत हद तक इंसानी दुनिया जैसी ही लग रही थी। इससे साफ हो गया कि उस 9 सिरों वाले नाग के हमले से वो शैतानी दुनिया ही तबाह हो गई थी। इतने में अचानक ध्रुवांश की आंखें खुली और उसने भारी सांसों के साथ कहा, कमले बिल्कुल सच कह रही थी। शैतानों की नगरी में अंधेरे की जानलेवा शक्तियों के खिलाफ भी उस चक्रव्यूह ने बखूबी चक्रव्यूह की ताकत दिखाई। युद्ध नीति और चेतना जाल को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा सोचते हुए जब ध्रुवांश ने दोबारा अपनी आंखें बंद की तो उसे देखा कि उसके दिमाग में एक प्राचीन चेतना जाल का खाका था। उस खाके में जो पहली बात लिखी थी वो ये थी कि सबसे बड़ी ताकत जिगर में होती है, ज्यादा बड़ी तादाद में नहीं। अब जाकर ध्रुवांश को कुछ समझ आने लगा, जिसके साथ उसने कहा, दिल की ताकत का मतलब क्या है? कहीं ये भी चेतना जाल के दिल बनने जैसा तो नहीं है? पर मैं आखिर इसे युद्ध नीतियों के साथ कैसे जोड़ सकता हूँ? आखिर ये चक्रव्यूह का दिल इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ये सारे सवाल ध्रुवांश के दिमाग में आ रहे थे, जिनका जवाब उसके पास भी नहीं था। इसलिए उसने अपनी नजरें घुमाते हुए पास ही बैठे योद्धाओं को देखा, जो असल में अमर पक्षी फौज के योद्धा थे। फिर उसने आ भरते हुए सभी से कहा, दोस्तों, जरा अपनी शक्तियां बाहर कर युद्ध नीति की तैयारी करो। उसके ऐसा कहते ही वहां मौजूद योद्धाओं ने अपनी अपनी शक्तियां पूरी तरह बाहर निकाली, जिसके बाद वो युद्ध नीति तैयार करने लगे। आसमान में उनकी शक्तियां भालों में बदलकर एक साथ मिल गईं और देखते ही देखते युद्ध नीति तैयार हो गई। पर उस युद्ध नीति को तैयार होते देख ध्रुवांश सोचता गया कि उसका अगला कदम आखिर क्या होना चाहिए था। बहुत देर तक सोचते रहने के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपने हाथों से सील बनाने लगा। इस बीच थोड़ी दूरी पर मौजूद एक पहाड़ी पर पक्षिका, रीजा, लीजा और कुछ और लोग खड़े थे, जिनकी नजरें फिलहाल उस पहाड़ी पर ही थी जहां ध्रुवांश और कुछ और योद्धा मौजूद थे। तब रीजा ने थोड़ी परेशानी के साथ पूछा, दीदी, क्या ध्रुवांश इतना मुश्किल काम पूरा कर पाएगा, वो भी इतने कम वक्त में? पक्षिका ने तुरंत उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उसे भी इस बार ध्रुवांश पर पूरा भरोसा नहीं था। पहले तो चक्रव्यूह जैसी चीज सबसे मुश्किल चीजों में गिनी जाती थी, ऊपर से उसका एक हिस्सा महज 3 दिन में सीखना तो नामुमकिन ही माना जा सकता था। तब रीजा ने और ज्यादा फिक्र के साथ आगे कहा, रक्तबाज वजीर तो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा दीदी। अगर ध्रुवांश हमें इस चुनौती में जीत नहीं दिला सका तो हमारा गुट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पक्षिका भी हामी भरते हुए अपना सिर हिलाने लगी।
जिसके बाद उसने अपनी नजर थोड़ी दूर खड़ी कमली की तरफ की। कमली उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, मगर इससे पहले कि पक्षिका उससे कुछ पूछती, कमली ने खुद उससे कह दिया, मुझसे कुछ मत पूछना। सच बताऊं तो मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहती थी। वो तो अगर मुझे इस वक्त मदद की जरूरत नहीं होती तो शायद मैं भी तुम लोगों की कोई मदद नहीं करती। मैं जितना कर सकती थी मैंने किया। अब मेरे इस भैया पर ही निर्भर है कि वो क्या करता है। उम्मीद करती हूँ कि वो इसका इस्तेमाल करना तो सीख जाए, वरना मेरी कोशिश ही बेकार चली जाएगी। और मेरे जैसे ओहदे वाले के लिए बेकार कोशिश करना पहचान खराब करने में बदल जाता है। ये सुनते ही पक्षिका थोड़ी हैरान हुई और उसने इसी हैरानी के साथ पूछा, तुम्हारे जैसा ओहदा? पहचान खराब? आखिर तुम किस पहचान की बात कर रही हो? मगर कमली ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसकी चमकदार सुनहरी आंखें चुपचाप ध्रुवांश को देखती गईं। वो भी ये जानने को थोड़ा बेकरार दिख रही थी कि ध्रुवांश चक्रव्यूह के दिल को समझ पाया था या नहीं। दूसरी तरफ ध्रुवांश की आंखें बंद थीं और वो युद्ध नीति को काबू करता जा रहा था, मगर वो उस चेतना जाल को तैयार नहीं कर पा रहा था जो उसने प्राचीन लकड़ी में देखा था। सबसे पहले तो उसे वो चेतना जाल तैयार करना पड़ता, जिसके बाद वो इस चक्रव्यूह दिल का इस्तेमाल कर युद्ध नीति और चेतना जाल को मिला पाता। पर वो तो फिलहाल पहले कदम में ही अटक गया था। फिर उसने अपने दिल को शांत किया और वो कोशिश करता गया इस गुत्थी को सुलझाने की। एक पल बाद जैसे उसे कुछ समझ आया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अपनी सारी शक्तियां बाहर निकाल दी। ये शक्तियां बाहर निकलते हुए युद्ध नीति में मिलने लगी थी और साथ ही ध्रुवांश का शरीर खाली हो गया। इस हल्केपन में उसे ये डर भी था कि कहीं युद्ध नीति की ताकत उस पर पलटवार न कर दे, मगर उसे इसका जवाब तभी मिलता जब वो ये खतरा उठाता। उसकी सारी शक्तियां जब युद्ध नीति में गईं तो उसमें एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा, क्योंकि उस नीति की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। इस बीच 3 दिन का वक्त यूं ही गुजर गया और इन 3 दिनों में हर कोई जंग के मैदान में जाने के लिए इकट्ठा हो गया था। उस जंग के मैदान की चुनौती ही इस बात का फैसला करती कि आगे से नक्काश तल में अमर पक्षी गुट रहता या नहीं। सूरज आसमान में चमक रहा था और सबकी निगाहें 2 गुटों की तरफ ही हो रखी थी। इस बीच असुर वजीर की नजर भी अमर पक्षी गुट की दिशा में ही थी कि तभी उसके बगल में खड़े सुकांत ने उससे पूछा, लीडर, क्या अभी भी अमर पक्षी गुट में कोई हलचल नहीं हो रही है? उसका ये सवाल सुनकर असुर वजीर ने धीमी आवाज में कहा, वैसे तो अमर पक्षी उतनी तजुर्बेदार नहीं है, लेकिन वो कोई बेवकूफ भी नहीं है। अगर वो रक्तबाज वजीर की शर्त के लिए राजी हुई है तो इसका मतलब उसे अपने गुट पर भरोसा तो जरूर होगा। मेरे ख्याल से वो तैयारियों में ही लगे होंगे, इसलिए उन्होंने कोई भी हलचल पहाड़ तक पहुंचने नहीं दी। इस पर सुकांत ने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, मैंने सुना है कि इस शर्त की मंजूरी अमर पक्षी ने नहीं बल्कि उस गुट के नए लड़ाके ध्रुवांश ने जताई थी। वो तो इस दल में नया आया है, इसलिए उसे पता ही नहीं कि रक्तबाज गुट कितना ज्यादा ताकतवर है। मगर अमर पक्षी को तो समझना चाहिए था, वो ध्रुवांश की बात के लिए राजी ही क्यों हुई? तब असुर वजीर ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें तो अमर पक्षी की ऐसी फिक्र है जैसे वो तुम्हारी रिश्तेदार लगती हो, या फिर तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि इतने कम वक्त में वो लड़का ध्रुवांश उसका भरोसा जीतने में कामयाब हुआ है। देखो सुकांत, वो लड़का भले ही दल में नया हो सकता है, मगर उसने भी अपने हिस्से की दुनिया अच्छी तरह देखी है, इसलिए वो भी यूं ही इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। पता नहीं क्यों, मगर अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि इस बार रक्तबाज गुट को करारा जवाब मिलने वाला है। असुर वजीर को ध्रुवांश की तारीफ करते देख सुकांत काफी हैरान हुआ। ये पहली बार था जब वो किसी लड़ाके की ऐसी तारीफ कर रहा था। जहां वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहीं रक्तबाज गुट में रक्तबाज वजीर अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुरूर से भरी मुस्कुराहट थी और वो खिड़की के जरिए अमर पक्षी गुट की दिशा में ही देख रहा था। तब रक्तबाज वजीर ने गुरूर भरी आवाज में कहा, सबसे ज्यादा मजा मुझे अमर पक्षी गुट को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसके लीडर अमर पक्षी का गुरूर तोड़ने में आने वाला है। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा है। मेरे गुट में शामिल होकर उसे मेरी हर बात माननी होगी और मैं उससे जानवरों से भी बदतर बर्ताव करने वाला हूँ। वहीं अमर पक्षी गुट के अंदर पक्षिका चुपचाप अपने महल के सामने खड़ी थी और उसके ठीक पीछे खड़ी थी रीजा और लीजा, जिनके चेहरों पर बहुत ज्यादा घबराहट थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे काफी दूर एक पहाड़ी पर पिछले 3 दिनों में ध्रुवांश कोई हलचल नहीं कर पाया था। इसका मतलब साफ था कि वो चक्रव्यूह के उस दिल को समझने में नाकाम रहा था। फिर भी अपनी जिद के चलते वो अभी तक उठा नहीं और कोशिश करता जा रहा था। तब रीजा ने परेशान होकर पक्षिका से कहा, दीदी, क्या हमें उससे कह देना चाहिए कि चुनौती शुरू होने का वक्त हो गया है? अगर हम वहां वक्त पर नहीं गए तो हर किसी को लगेगा कि हमने हार मान ली है। ऐसे में भले ही हमें पूरे नक्काश दल के सामने शर्मसार होना पड़े, पर कम से कम हमारा गुट तो सही सलामत बच जाएगा। तब पक्षिका ने आभरते हुए कहा, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़ी कमली पर पड़ी, जिसके चेहरे पर किसी भी तरह की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसने तो थोड़ी दूरी पर दिखती पहाड़ी के ऊपर मंडराती युद्ध नीति को देखकर कहा,
इसका मतलब आखिर में वो कामयाब नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वैसे भी उसके कामयाब होने की उम्मीद कम से कम मेरा काम तो पूरा हुआ, इसलिए वो मेरी मदद तो करेगा ही। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि उसने आसमान में मंडराती युद्ध नीति को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया। इस वक्त अचानक उस पहाड़ी पर मौजूद फौज के योद्धाओं ने अपनी बंद आंखें एक झटके में खोली, जिसके तुरंत बाद आसमान में मंडराती युद्ध नीति अचानक से गोल घूमने लगी। ये अंजाम था उसके चेतना जाल से चिपकने का, जो उसके घूमने पर नजर आने लगा था। इस अचानक हुई हलचल से पक्षिका और बाकियों का ध्यान बेअसर हुआ और उनकी आंखों में हैरानी दिखने लगी। तभी पहाड़ पर बैठा एक लड़का, जो पिछले 3 दिन से कोशिश करता जा रहा था, धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे देखकर कमली ने हैरानी भरी आवाज में कहा, इस बंदे में कुछ तो बात है, वरना यूं ही हर कोई इस नामुमकिन काम में कामयाब नहीं होता। तो क्या होगा जब ध्रुवांश और अमर पक्षी गुट वाले पहुंचेंगे जंग के मैदान में चुनौती का सामना करने। वहीं पक्षिका की परेशानी से कसी हुई मुट्ठी भी खुलने लगी और वो चैन की सांस लेने लगी। इतने में ध्रुवांश और अमर पक्षी फौज के कुछ और योद्धा पहाड़ी से सीधे सबके सामने आ गए। उसके बाद ध्रुवांश ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, माफ करना दोस्तों, तुम्हें थोड़ा ज्यादा इंतजार करा दिया मैंने, मगर अब जो कि मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो चलो वो शहर वापस जीतते हैं जो हमारे ही है। उसकी वो मुस्कुराहट यकीन से भरी थी, जिसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसे ऐसा करते देख पूरा अमर पक्षी गुट भी एक साथ आगे बढ़ा और सीधा जंग के मैदान की तरफ जाने लगा। इस बीच नक्काश दल का आसमान शोर शराबे से भरा हुआ था और बहुत से लोगों की निगाहें इस वक्त अमर पक्षी गुट की तरफ ही थी। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो गुट चुनौती के लिए राजी होकर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया था। इस वजह से लोग ये भी सोच रहे थे कि कहीं वो गुट और उसके योद्धा घबरा तो नहीं गए थे। जिस बीच लोगों के ख्याल में ये सवाल आ रहे थे, उतने में अचानक अमर पक्षी गुट से ढेर सारी रोशनियां एक साथ आगे बढ़ती दिखीं। इन लोगों में सबसे आगे खड़ी थी पक्षिका, जिसके ठीक पीछे मौजूद था ध्रुवांश। ध्रुवांश ने गरजती हुई आवाज में ऐलान करते हुए कहा, रक्तबाज फौज, हमारी अमर पक्षी फौज आ रही है, जंग के मैदान में तैयार हो जाओ। ध्रुवांश की इस ललकारती हुई आवाज के साथ ही सभी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो सीधे जंग के मैदान की तरफ बढ़े। इन लोगों के वहां आने से नक्काश दल में होता शोर शराबा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सब बेकरार हो गए थे सालों में हुए दल के सबसे बड़े मुकाबले के लिए। इस बीच रक्तबाज वजीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी थी, जिसके साथ ही उसने कहा, विकी, शिकार बाहर आ गया हमारी फौज को लेकर जंग के मैदान में पहुंचा। एक बात और, चाहे बाकियों को जिंदा छोड़ो या नहीं, मगर मुझे ये ध्रुवांश आज के बाद जिंदा नहीं दिखना चाहिए। कुछ ऐसा करना कि हम सभी को ये बता सके कि उसकी मौत गलती से हो गई। उसकी बात सुनकर विकी की आंखों में भी खूंखार इरादा झलकने लगा और उसने हंसते हुए हामी भरी। उसके बाद वो इशारा करते हुए रक्तबाज फौज को लेकर सीधे जंग के मैदान की तरफ बढ़ने लगा। नक्काश दल का जंग का मैदान उस दल के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बना था और वो इस दल का सबसे बड़ा मैदान था। इस जगह पर आमतौर पर कुछ योद्धाओं की नहीं, बल्कि पूरी की पूरी फौज की ट्रेनिंग हुआ करती थी, मगर आज ये जगह एक बड़े मुकाबले के लिए खाली कर दी गई थी। पर खाली का मतलब ये नहीं था कि उसके चारों तरफ योद्धा मौजूद नहीं थे। वो सभी दर्शक बनकर अमर पक्षी फौज और रक्तबाज फौज के बीच होने वाला रोमांचक मुकाबला देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इतने में हर तरफ से आवाजें सुनाई पड़ी जब ध्रुवांश और उसके फौज के योद्धा एक साथ आगे आते हुए उस मैदान में पहुंच गए। पक्षिका, रीजा, लीजा और कुछ बाकी योद्धा फौज से अलग हो गए थे, जबकि फौज में सबसे आगे खड़ा था ध्रुवांश। उनके वहां आने के कुछ पलों बाद लाल रंग की रोशनी आसमान को चीरते हुए आगे आने लगी और वो भी आकर मैदान में खड़ी हो गई। ये फौज थी रक्तबाज गुट की, जिसमें सबसे आगे खड़ा था विकी। दोनों फौजें इस वक्त आमने सामने खड़ी थी और खूंखार इरादे के साथ एक दूसरे को ही देखती जा रही थी। आखिर में रक्तबाज वजीर भी वहां पहुंच गया, पर पक्षिका की तरह वो भी अपनी फौज से अलग हो गया। फिर उसने पक्षिका की तरफ एक नजर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अमर पक्षी, तुम्हें शर्त तो याद है ना? अगर तुम्हारी फौज ये जंग हारी तो तुम्हें और तुम्हारे गुट को हमारे साथ शामिल होना होगा और तब तुम मेरे नीचे काम करोगी इस पर पक्षिका ने ज्यादा ध्यान न देते हुए साफ अंदाज में कहा, तुम भी गौर से मुकाबला देखना और अपने चेहरे की मुस्कुराहट कुछ देर के लिए तो बरकरार रखना, क्योंकि जब इतने सारे शहर और अमोघनाथ तरल तुम्हारे पास से जाएगा ना, तब तो चाहकर भी तुम मुस्कुरा नहीं पाओगे। मगर उसकी बात से रक्तबाज वजीर ने अजीबोगरीब अंदाज में कहा, अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें अपनी फौज पर? अच्छा है, अगर तुम लोगों में इतनी काबिलियत है तो हमें हरा कर तो दिखाओ। हम खुशी खुशी वो सारी चीजें तुम्हें सौंप देंगे जिसका हमने वादा किया है। खैर, फिजूल की बातें अब बंद करते हैं और ये जंग शुरू करते हैं। उसकी आवाज मैदान में गूंज रही थी, जिसके बाद कुछ और लाल रोशनियां हर तरफ से आगे बढ़ते हुए मैदान में आकर खड़ी हो गई। लोगों ने देखा कि वो रोशनी असल में और बहुत से योद्धा थे, जिनके लाल कवच ये बात साफ कर रहे थे कि वो लोग रक्तबाज फौज के योद्धा थे।
इतनी बड़ी तादाद के वहां आने पर लोगों में बातचीत शुरू हो गई और तब विकी ने ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुवांश, पूरा दल जानता है कि हमारे गुट की ताकत तुम्हारे गुट से बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी भी वक्त है, हार मान लो और अपने गुट के योद्धाओं और खुद को बुरी तरह जख्मी होने से बचा लो। यूं ही हार मान लेना जख्मी होकर हारने से बुरा तो नहीं होता है। मगर ध्रुवांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इशारा करते हुए अपने सभी योद्धाओं को शक्तियां निकालने को कहा। यह देखकर विकी ने अपना सिर हिलाया और आखिर में कहा, तेरी ये जिद ही आज तुझे बहुत चोट पहुंचाने वाली है ध्रुवांश। कोई बात नहीं, अगर तू चाहता ही है कि तेरे साथी जख्मी हो तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बाद में हमारी रक्तबाज फौज पर इल्जाम मत लगाना कि हमने तुम पर रहम नहीं दिखाया। इतने में ध्रुवांश की नजर लाल रोशनियों पर पड़ी जो अलग दिशा से मैदान की तरफ आ रही थी। ये रोशनियां भी रक्तबाज फौज के योद्धा ही थे जो आकर उनके साथ खड़े हो गए। उस फौज की इतनी बड़ी तादाद देखकर ध्रुवांश ने हल्की परेशानी के साथ कहा, इनकी तादाद मुझे 2500 से तो ज्यादा लग रही है किशांक, तुम्हें क्या लगता है? और बहुत से योद्धाओं के वहां आने से आसपास का शोर भी काफी बढ़ गया। जाहिर सी बात थी कि रक्तबाज फौज ने अपने सारे योद्धा इकट्ठा कर दिए थे और वो नजारा देखने में बड़ा ही खतरनाक था। खुद सुकांत और जोहराब भी चेहरे पर हल्की फिक्र के साथ सोचने लगे, रक्तबाज गुट इस हद तक जाने को तैयार है इस मुकाबले में जीतने के लिए, लेकिन विकी आखिर इतनी बड़ी तादाद को काबू कैसे करेगा? वहीं किशांक ने भी ध्रुवांश की बात पर हामी भरी, जिसके बाद ध्रुवांश ने सामने देखकर कहा, लगता है तुम्हारा रक्तबाज गुट कुछ ज्यादा ही घबरा गया है हम लोगों से, तभी तो तुमने अपने सारे योद्धा यहाँ इकट्ठा कर दिए हैं, इस डर से कि कहीं तुम हार ना जाओ। इस पर विकी ने खूंखार इरादे के साथ उसे जवाब दिया, डर और हमें, ये हमारे गुट की असली ताकत है ध्रुवांश। खुद देख लो कि तुम्हारा गुट हमसे कितना छोटा और कमजोर है। अफसोस तो तुझे होने वाला है कि तूने हमारे खिलाफ जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन उसकी बात पर किशांक ने धीमी आवाज में ध्रुवांश से कहा, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुवांश, इसने भले ही अपने सारे योद्धा इकट्ठा कर लिए हैं, मगर ये अपनी ताकत के चलते इतने सारे योद्धाओं की शक्तियां युद्ध नीति में इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। जरूर पलटवार में नुकसान इसका ही होगा। मगर ध्रुवांश के चेहरे पर तो विकी की मुस्कुराहट देखकर हल्की परेशानी बनी हुई थी। इस परेशानी भरी आवाज में उसने किशांक से कहा, नहीं किशांक, विकी भी इतना बेवकूफ नहीं है कि ये बात ना जानता हो। अगर ये इतने सारे योद्धा अपने साथ लाया है, इसका मतलब इसने जरूर कोई ना कोई इंतजाम किया होगा। तभी अचानक विकी ने बिना कुछ कहे अपने सभी योद्धाओं पर चिल्लाते हुए कहा, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो रक्तबाज युद्ध नीति इस्तेमाल करो। और उसकी बात सुनते ही उस फौज के सभी योद्धाओं ने अपनी अपनी शक्तियां बाहर निकालते हुए उन्हें खून जैसे भालों में बदल दिया, जो धीरे धीरे हवा में उठकर एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस बीच खुद उसने भी अपनी शक्तियों को एक विशाल का युद्ध नीति में भेज दिया था, जो देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई थी। उस युद्ध नीति की ताकत महसूस करते ही बहुत से योद्धाओं के चेहरों का रंग बदल गया कि तभी विकी ने अमर पक्षी फौज की तरफ देख कर कहा, देख रहे हो हमारी युद्ध नीति, इसे तैयार करने में हमें सालों लग गए हैं। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी फौज की युद्ध नीति कितनी ताकतवर है, क्योंकि तुम्हारा सेनापति कुछ महीनों पहले ही तुमसे मिला है। उस युद्ध नीति के साथ ही विकी ने अपने हाथों की सील बदल दी, जिससे एक बार फिर योद्धाओं की शक्तियां मिलने लगी। इस बार इन शक्तियों से एक बहुत बड़ा खूनी भाला तैयार हुआ, जिसमें इतनी ताकत थी कि वो किसी तीसरे पड़ाव के अमोघनाथ योद्धा को भी जख्मी कर देता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस भाले में 5000 योद्धाओं की शक्तियां मिली हुई थी। युद्ध नीति और उस खतरनाक भाले को तैयार करने के बाद विकी गुरूर भरी निगाहों से ध्रुवांश को देखने लगा। फिर जैसे उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो युद्ध नीति में मौजूद अनगिनत खूनी भाले एक झटके में रोशनी में बदलकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। उनका निशाना अमर पक्षी फौज के योद्धा थे और तब ध्रुवांश ने भी शक्तियां बाहर निकालते हुए कहा, अमर पक्षी युद्ध नीति तैयार करो। उसकी बात सुनते ही सभी योद्धाओं ने अपनी शक्तियों को भालों में बदल दिया, जो एक साथ मिलकर युद्ध नीति में बदलने लगे। इन भालों की वजह से आसमान का वो हिस्सा अंधेरे से भर गया था, क्योंकि वो काली शक्तियों से तैयार हुए थे। इस दौरान ध्रुवांश अपने हाथों से लगातार सील बनाता जा रहा था और एक पल बाद उसने अपने दोनों हाथ जोर से जमीन पर मार दिए। तब युद्ध नीति के सारे भाले एक विशाल काय ढाल में बदल गए, जो अमर पक्षी फौज के ठीक सामने तैयार हो गई थी। वो ढाल खूनी भालों के हमले का सामना कर रही थी कि इतने में हर तरफ से वो भाले आकर उस ढाल से टकराने लगे। इन भालों के टकराते ही उस ढाल में से धुआं निकलता दिखा और तभी विकी ने एक बार फिर हकारत भरी नजरों से ध्रुवांश को देखते हुए कहा, ये क्या बेकार कोशिश कर रहे हो तुम ध्रुवांश? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फौज के 1000 योद्धा हमारे 5000 योद्धाओं का सामना कर लेंगे? या तो तुम अंधे हो चुके हो या फिर पूरी तरह से पागल। खूनी भालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उनके हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जाहिर सी बात थी कि विकी इन हमलों के जरिए ही अमर पक्षी फौज की युद्ध नीति बेहद कमजोर कर देना चाहता था। ऊपर से उसने अब तक अपना खतरनाक और बड़ा खूनी भाला तक इस्तेमाल नहीं किया था। जब मैदान के आसपास मौजूद लोगों ने नजारा देखा तो सभी के चेहरों पर परेशानी दिखने लगी।
कुछ ही पलों में रक्तबाज फौज सामने वालों पर हावी पड़ने लगी थी। अगर यही चलता रहता तो वो जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाती। लोग ये भी समझ गए थे कि इसकी बहुत बड़ी वजह योद्धाओं की तादाद थी, मगर धुरवांश तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। उसने भालों के एक बाद एक हमले होते देखे, जिसके बाद वो अपने हाथ लहराकर और ज्यादा शक्तियां उस बड़ी सी ढाल में भरने लगा। उसे ऐसा करते देख फौज के बाकी योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे लोगों की आंखों की दया हैरानी में बदलने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार खतरनाक हमलों के बावजूद अब तक अमर पक्षी फौज की वो ढाल टूटी नहीं थी। इस बात की हैरानी ने बहुत से लोगों को दंग कर दिया था। तब असुर वजीर, पहाड़ी वजीर और बाकियों ने भी गौर से उस ढाल को देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपनी नज़र पक्षिका की तरफ की और अंदर ही अंदर कहा, ये इतने आराम से बैठी है, इसका मतलब अमर पक्षी फौज ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। अब चीज़ें थोड़ी दिलचस्प होने वाली हैं। हैरत भरी अनगिनत नज़रों के सामने धुरवांश ने मुस्कुराते हुए विकी को देखा और उससे कहा, चलो वार्म अप तो पूरा हुआ, असली मुकाबला अब शुरू करते हैं। ये सुनते ही विकी की आंखों में जरा सी हलचल दिखी, मगर फिर उसने बेरहमी भरी आवाज में कहा, अच्छा तो तूने थोड़ी बहुत तैयारी कर ही ली, तभी तो तू इस चुनौती के लिए राजी हुआ था। लेकिन ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि हमारा पिछला हमला हमारा सबसे ताकतवर हमला था, वो भी बस हमारी शुरुआत ही थी। इस पर धुरवांश ने बड़ी साफ अंदाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो अपनी फौज की असली ताकत दिखाना। इतना बड़ा खूनी भाला क्या तूने सजाने के लिए तैयार कर रखा है? उसका इस्तेमाल भी तो कर, क्योंकि तेरा पिछला हमला तो बहुत ही कमजोर था। हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि उसमें 5000 योद्धाओं की ताकत शामिल थी, हमें तो उससे गुदगुदी भी नहीं हुई। तब विकी ने आंखों में खौफनाक इरादे के साथ कहा, तेरी बातों ने मुझे बहुत नाराज कर दिया है धुरवांश, तू हमारी असली ताकत देखना चाहता है ना? चल तो अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि रक्तबाज फौज के नाम से अच्छे खासे योद्धा भी क्यों कांप उठते हैं। जैसे ही विकी ने अपनी बात कही तो अगले पल उसकी आंखें लाल रंग की हो गईं। उसके बाद वो धीरे से अपना हाथ उठाते हुए अपने साथियों को इशारा करने लगा। वहीं उसका इशारा देखकर फौज के सभी योद्धा जोर जोर से चिल्लाने लगे और अपनी सारी शक्तियां बाहर निकालने लगे। इस बीच विकी ने अपने हाथों से अजीबोगरीब सील्स बनानी शुरू कर दी थी, जिसके साथ ही रक्तबाज फौज की युद्ध नीति पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई। इतना ही नहीं, इस बार वो विशालकाय भाला जो विकी ने कुछ पल पहले तैयार किया था, वो भी उस युद्ध नीति में जाकर जुड़ गया, जिससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। इससे साफ हो गया था कि अब विकी अमर पक्षी फौज को हल्के में नहीं ले रहा था। आखिर में जब उसके हाथों की सील थमी तो उसकी आंखों से निकलती लाल रंग की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई और विकी ने उसे युद्ध नीति में भेज दिया। हर कोई देखने लगा कि उस रोशनी के जाते ही वो युद्ध नीति एक बड़ी सील में बदलने लगी, जो देखने में किसी खूनी बाज जैसी लग रही थी। उस बाज की आंखें अचानक खुल गईं और उसने अपने पंख खोलते हुए आसपास की शक्तियों में हलचल मचा दी। तब धुरवांश भी उस खूनी बाज को देखता गया और उसने भी खुद को इस बेहद शक्तिशाली हमले के लिए तैयार किया। ऐसा करते वक्त उसके दिल में एक बात चल रही थी, ये विकी भले ही बेवकूफ़ है, मगर इसे ताकतवर हमला करने तो आता है। इतने में विकी ने भी धुरवांश के चेहरे पर दिखती फिक्र को देखकर हंसते हुए कहा, क्या हुआ धुरवांश, अब तेरे मुंह से कोई बात नहीं निकल रही? असली ताकत के सामने हवा टाइट हो गई ना? अभी तक तो मैंने हमला किया भी नहीं, लेकिन अब ये हमला रोक कर देखा। ऐसा कहते ही विकी ने अपने हाथ जैसी जमीन पर दे मारे तो आसमान में तैयार हुआ विशालकाय खूनी बाज, जो युद्ध नीति की बेहद शक्तिशाली शक्तियों से बना था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए अमर पक्षी फौज की तरफ जाने लगा। तो आखिर कैसे सामना करेगा धुरवांश रक्तबाज फौज के इस शक्तिशाली युद्ध नीति का? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। जंग का मैदान कांपने लगा था कि तभी धुरवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी फौज से कहा, अमर पक्षी फौज, बहुत साल हो गए हैं तुम्हें इन बाजों के जुल्म सहते हुए। चलो तो फिर इन्हें बता दे कि आसमान में उड़ना हम इनसे बेहतर जानते हैं। आज पूरे नक्काश दल में अमर पक्षी फौज की दहशत गूंजनी चाहिए साथियों। धुरवांश की वो बात अमर पक्षी फौज के हर योद्धा के दिल तक पहुंची, जिसके बाद उनकी आंखों में बेइंतहा नाराजगी दिखने लगी। ये नाराजगी थी रक्तबाज गुट के खिलाफ, जो इतने सालों से उन्हें कमजोर मानकर उनसे जबरदस्ती करता आया था। लेकिन आज उनके पास मौका था सारा हिसाब चुकता करने का, इसलिए सभी योद्धाओं ने अपनी सारी शक्तियां बाहर निकाली जो युद्ध नीति में इकट्ठा हो गईं। इस दौरान बहुत से लोग इस बात से हैरान हो रहे थे कि अमर पक्षी फौज की ताकत इतनी ज्यादा कैसे थी। इतने में धुरवांश ने अपने हाथ खोले और उंगलियों को लहराकर युद्ध नीति को पूरी तरह बदल दिया। जहां पहले की युद्ध नीति एक बेहद मजबूत ढाल बन गई थी, वहीं इस बार की युद्ध नीति सभी की उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। उस युद्ध नीति से आयाम चीरते हुए काले रंग के पंख निकल रहे थे। वो पंख हजारों फुट बड़े थे, जिनके तैयार होते ही धुरवांश ने कहा, अमर पक्षी पंख, आसमान को भी चीर कर रख दो। ये कहते हुए उसने अपनी 2 उंगलियां आगे की तरफ की, जहां बाज का हमला आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक इन काले रंग के बेहद बड़े पंखों से एक पक्षी की आवाज सुनाई देने लगी।
और वो पंख एक झटके में तलवार में बदल गए। काले रंग की वो तलवार बिजली की रफ्तार से भी तेज आगे आई और सीधे जाकर खूनी बाज सील से टकरा गई। जब दोनों शक्तिशाली हमले एक दूसरे से टकराए तो कुछ पलों के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हैरानी की बात यह थी कि दोनों हमलों की टक्कर पर कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ जिसकी लोगों को उम्मीद थी, बल्कि वो दोनों युद्ध नीतियां तो एक दूसरे को तेजी से मिटाने लगी थी, जिसे देखकर खुद विकी के चेहरे पर हल्की फिक्र दिखी। उसका पिछला हमला वाकई बेहद ताकतवर था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो हमला दुश्मनों पर हावी नहीं पड़ा। आखिर रक्तबाज फौज के पास अमर पक्षी फौज से 5 गुना ज्यादा योद्धा जो थे। फिर भी विकी ने अपने आप को संभाल कर अपने हाथों की सील बदलते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी ये युद्ध नीति कितनी देर तक टिक पाती है। ये कहते उसके हाथों से और ज्यादा रोशनी निकलकर उस खूनी बाज में चली गई, जिससे वो बाज काले रंग की तलवार पर भारी पड़ने लगा। इससे विकी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे अपनी फौज की जीत अब नजदीक आती हुई दिख रही थी। वहीं खूनी बाज की ताकत अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ते देख ध्रुवांश भी थोड़ा परेशान लगा, मगर फिर उसने गहरी सांस लेकर अपने हाथों से रोशनी निकाली, जिसने उनकी तलवार को भी शक्तिशाली बना दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उस तलवार के आसपास का आयाम भी चरमराने लगा था, और ऐसी अद्भुत ताकत देखकर हर कोई दंग रह गया। एक पल बाद उस चरमराते आयाम से ऐसी खतरनाक शक्तियां निकली जिससे वो ताकतवर हुआ खूनी बाज भी एक झटके में तबाह हो गया। तब चारों तरफ खौफनाक खामोशी छा गई, बल्कि खुद विकी भी ये नजारा देखकर हैरान खड़ा रहा। एक पल बाद उसने देखा कि अमर पक्षी फौज का वो शक्तिशाली हमला तेजी से गायब होने लगा। वो काले रंग की तलवार जिसमें एक ताकतवर युद्ध नीति की शक्तियां थी, बखूबी रक्तबाज फौज का हमला नाकाम कर पाई थी। तब दूर खड़े सुकांत के चेहरे का रंग भी पूरी तरह बदल गया और उसने हैरानी भरी आवाज में पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अमर पक्षी फौज की युद्ध नीति उनसे 5 गुना ज्यादा तादाद वाली रक्तबाज फौज से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? आमतौर पर ताकत के हिसाब से अब तक अमर पक्षी फौज को हार जाना चाहिए था, मगर इस वक्त तो वो फौज न सिर्फ मुकाबले में बनी हुई थी, बल्कि उन्होंने तो 5 गुना ज्यादा तादाद वाली रक्तबाज फौज का हमला भी तबाह कर दिया था। वहीं उसकी बात पर असुर वजीर ने कुछ समझाते हुए धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, इस ध्रुवांश को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? उसके सवाल पर सुकांत एक पल के लिए उस ओर गौर से देखने लगा, जिसके बाद उसने कहा, मुझे तो बस इतना दिख रहा है कि ध्रुवांश के काबू में अमर पक्षी फौज की युद्ध नीति बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तब असुर वजीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और सच बताना, क्या तुम अमर पक्षी फौज का नेतृत्व करते हुए उस फौज की युद्ध नीति इतनी ज्यादा शक्तिशाली बना सकते हो? सुकांत इस सवाल का जवाब देने को हुआ, मगर फिर उसने अपना सर हिलाकर इस बात से इनकार कर दिया। वो भी जानता था कि अगर ध्रुवांश की जगह वो होता तो अमर पक्षी गुट की युद्ध नीति इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाती। वहीं उसे इस तरह इनकार करते देख असुर वजीर ने आगे कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब इस ध्रुवांश के पास ऐसी कोई खास चीज या कला है जिसके जरिए तुम लड़ाकों से ज्यादा बेहतर तरीके से युद्ध नीतियों को समझ सकता है। इस पर सुकांत पहले तो थोड़ा हैरान रहा, जिसके बाद उसने कहा, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? उसे तो अमर पक्षी फौज से जुड़े ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, जबकि मैं और बाकी लड़ाके तो सालों से अपनी फौजों के साथ हैं। और आपकी बात का क्या ये मतलब है कि ये मुकाबला ध्रुवांश जीतने वाला है? वही असुर वजीर ने बड़े ही साफ अंदाज में सुकांत को जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा ना, इस लड़के को हल्के में लेने की गलती हरगिज नहीं की जा सकती। रही बात जीत और हार की, तो उसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। भले ही ध्रुवांश की युद्ध नीति की समझ तुम सभी लड़ाकों से बेहतर है, लेकिन रक्तबाज फौज भी कोई मामूली फौज नहीं है। अगर विकी ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए तब तो ध्रुवांश भी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। आखिर अमर पक्षी फौज के पास इतनी भारी तादाद में योद्धाओं की कमी जो है। उसकी बात समझते हुए सुकांत अपना सर हिलाने लगा, जिसके बाद वो सीधे ध्रुवांश की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ अब तक मुकाबला न जीत पाने की वजह से रक्तबाज वजीर के चेहरे की खुशी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। विकी के पिछले हमले की ताकत वो खुद भी समझ रहा था, इसलिए जब वो हमला नाकाम हुआ तो रक्तबाज वजीर भी थोड़ा परेशान हो गया। तभी विकी की नजर दूर खड़े रक्तबाज वजीर की तरफ हुई, जिसके चेहरे की नाराजगी देखकर विकी भी परेशान होने लगा। इतने में विकी के चेहरे की परेशानी को देखकर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है भारी तादाद से जीत का फैसला नहीं होता विकी। पर विकी ने तुरंत अपनी परेशानी काबू करते हुए चिल्लाकर ध्रुवांश से कहा, ध्रुवांश, इतनी जल्दी खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगा कि हमारी रक्तबाज फौज इतनी ही ताकतवर है? ये कहते ही उसके चेहरे पर खूंखार इरादा झलकने लगा, जिसके साथ ही उसने खूनी भाले पर अपना हाथ दे मारा। उसके ऐसा करते ही उसके हाथों में तैयार खूनी भाले में से बेरहम शक्तियों ने निकलकर चारों तरफ से ध्रुवांश पर हमला करना शुरू कर दिया। वो हमला जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि पिछली नाकामयाबियों के बाद अब विकी अपना आपा खो चुका था। वहीं ध्रुवांश ने भी चारों तरफ से आती जानलेवा शक्तियों को देखा, जिसके बाद उसने भी काले भाले से शक्तियां निकालकर इन हमलों का सामना किया।
दोनों ही भालों में युद्ध नीति की शक्तियां मौजूद थीं, जिनके टकराते ही कुछ धमाके होने लगे। इन धमाकों के साथ ही शक्तियों की खतरनाक लहरें बाहर निकलकर हर तरफ फैल रही थीं। विकी ने ऐसा खतरनाक हमला इसलिए किया था कि वो शक्तिशाली ढाल को भेद कर अमर पक्षी फौज को चोट पहुंचा सके, मगर वो चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर रहा था, अमर पक्षी फौज के सामने मौजूद ढाल को तोड़ ही नहीं पा रहा था। इससे एक बात साफ हो गई कि युद्ध नीति की समझ में ध्रुवांश ज्यादा चालाक था। जैसे जैसे हालात विकी की पहुंच से बाहर होने लगे, वैसे वैसे उसे समझ आने लगा कि इस वक्त मुकाबला सिर्फ खिंचता जा रहा था। जितना वक्त बर्बाद होता जाता, विकी और उसकी फौज के लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती। आखिर 5000 योद्धाओं के होने के बाद भी अगर वो लोग 1000 योद्धाओं को जल्द हरा ना पाए, तो ऐसे में एक तरह से जीत तो अमर पक्षी गुट की काबिलियत की ही होती। इस ख्याल के साथ ही विकी गुस्से में अपने दांत पीसने लगा और आंखों में लाल रंग की चमक के साथ उसने हड़बड़ाते हुए कहा, इस लड़के को तो मैं खत्म करके रहूंगा। लीडर इतने नाराज दिख रहे हैं और ये सब इसकी वजह से ही हुआ है। फिर गुस्से में विकी ध्रुवांश की तरफ देखकर चिल्लाया, तूने मुझे मजबूर कर दिया ध्रुवांश ऐसा कदम अपनाने को। विकी ने ऐसा कहते हुए तुरंत अपना हाथ लहराया, जिसके बाद उसने अपनी फौज की तरफ देखते हुए कहा, साथियों, वक्त आ गया है रक्त कुर्बानी युद्ध नीति का। उसके मुंह से जैसी वो बात निकली तो एक पल के लिए तो रक्तबाज फौज के योद्धा भी दंग रह गए। उनकी आंखों में वो हमला तैयार करने की झिझक साफ नजर आ रही थी। पर तभी विकी ने गुस्से में उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, सुना नहीं तुम लोगों ने मैंने क्या कहा? अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो लीडर तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। जल्दी वो हमला तैयार करो। उसकी बातों ने फौज के योद्धाओं को सक पकाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वो सभी मजबूरी में एक एक खंजर निकालकर अपनी हथेलियों पर जख्म देने लगे। इन जख्मों से लगातार खून निकलता जा रहा था, जो हवा में उड़ते हुए एक साथ आने लगा। उनके उस खून से इस बार की युद्ध नीति और भी ज्यादा खूंखार लग रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो खून से भरा कोई तालाब था, पर अपने अपने खून को इस्तेमाल करने पर रक्तबाज फौज के हर योद्धा के चेहरे पर कमजोरी साफ झलकने लगी। मगर विकी को तो उनकी हालत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने देखा कि उनकी इस बार की युद्ध नीति बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, जिससे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आखिर में उसने अपने हाथों में रखे खूनी भाले को भी उस युद्ध नीति में मिलाते हुए कहा, तबाही का मंजर अब मैं तुम सभी को दिखाता हूँ। वो तेज रफ्तार में अपने हाथों से सील बदलता जा रहा था, जिससे वो खूनी भाला सीधे खूनी तालाब में मिल गया। उससे निकलती लाल रंग की खतरनाक रोशनी आसमान के उस हिस्से को खून से रंगने लगी और तब धीरे धीरे तालाब का वो खून 1000 फुट बड़े भाले में बदलने लगा। ये भाला अब तक के सभी हमलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जिस वजह से मैदान के आसपास मौजूद लोग घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। सब जानते थे कि वो हमला अमर पक्षी गुट के योद्धाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इस वजह से लोगों ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये विकी पूरी तरह पागल हो गया है? इसने तो रक्तबाज फौज का सबसे ताकतवर हमला इस्तेमाल कर दिया। अपने ही दल वालों के खिलाफ ऐसा हमला कौन इस्तेमाल करता है? इस बीच रीजा और लीजा के चेहरों पर भी बेइंतहा नाराजगी दिख रही थी, क्योंकि विकी उनकी उम्मीद से ज्यादा मतलबी निकला। वो अपनी जीत के लिए नक्काश दल के एक गुट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने को राजी हो गया था। तब पक्षिका ने बेरहमी भरी नजरों से रक्तबाज वजीर की तरफ देखा और गुस्से के साथ कहा, तुम्हारा रक्तबाज गुट सारी हदें पार कर रहा है, इसका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसकी बात पर रक्तबाज वजीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम जब इतना नाराज होती हो ना, तो मुझे अंदर से बहुत सुकून महसूस होता है। रही बात हदें पार करने की, तो मेरे रक्तबाज गुट ने कभी मुकाबले में किसी पर रहम नहीं दिखाया है, फिर चाहे वो कोई नक्काश दल के योद्धा ही क्यों ना हो। ये सुनते ही पक्षिका की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, मगर उसने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो आंखों में फिक्र के साथ दूर खड़े ध्रुवांश और अमर पक्षी फौज के योद्धाओं को ही देखती जा रही थी। अब जो कि जंग छिड़ ही चुकी थी, इसलिए वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस बीच विकी ने खौफनाक हंसी के साथ ध्रुवांश की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुवांश, तो खुद को बहुत काबिल समझता है ना, तो अब मेरा ये हमला रोक कर दिखा। ध्रुवांश भी उस बेहद शक्तिशाली और जानलेवा भाले को देख रहा था, जिसमें से खून की बरसात होती जा रही थी। उसके बाद उसने विकी की बात का जवाब न देते हुए अपनी आंखें बंद करनी शुरू की, मगर फिर उसने चेतना शक्तियों में लिपटी अपनी आवाज अमर पक्षी फौज के हर एक योद्धा के दिल में भेज दी। उस आवाज में उसका एक संदेशा मौजूद था, अगर तुम निडर होने का वादा करते हो, तो मैं भी वादा करता हूँ कि चाहे सामने कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, हम उसे हरा कर रहेंगे। अमर पक्षी फौज, चलो करते हैं अब असली मौज। उसकी बातों ने जैसे अमर पक्षी फौज के हर योद्धा को एक नए जोश के साथ भर दिया था, जिसके चलते वो अब गुस्से में लाल हो गए। ये गुस्सा था रक्तबाज फौज के खिलाफ, जिसके चलते उन्होंने अपने अपने भाले जमीन पर गाड़ दिए। इसके तुरंत बाद वो सभी अपने घुटनों पर आ गए, मगर इस तरह घुटनों पर आना उनकी हार नहीं थी, बल्कि उनके सिर भी झुक चुके थे, जिसे देखकर विकी जोर जोर से हंसने लगा। आखिरकार अमर पक्षी फौज ने हार मानी ली। देख ध्रुवांश, तेरी बड़ी बड़ी बातों का ये अंजाम हुआ, पर अफसोस की हार मानने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है।
मगर उसने जैसे ही अपनी बात पूरी की तो अचानक से वो मैदान जोर जोर से कांपने लगा। इस कपकपी के साथ ही जमीन से काले रंग की ढेर सारी शक्तियां निकलती दिखी, जो ऊपर उठते हुए एक विशालकाय युद्ध नीति में बदलने लगी। इस युद्ध नीति के तैयार होते ही ध्रुवांश की बंद आंखें तुरंत खुली और उसने अपने हाथों की सील बदलते ही उस युद्ध नीति को हजारों फुट बड़े एक बवंडर में बदल दिया। इस बवंडर की ताकत महसूस कर हर किसी के चेहरे का रंग बदलने लगा, बल्कि खुद विकी के चेहरे की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। अगले कुछ ही पलों में अमरपक्षी गुट की वो युद्ध नीति बड़ी होते हुए रक्तबाज गुट की युद्ध नीति से कई गुना ज्यादा बड़ी हो गई। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि 5 गुना कम योद्धाओं ने आखिर इतनी खतरनाक युद्ध नीति तैयार कैसे कर ली थी। इस हैरानी के साथ ही सभी की नजर ध्रुवांश पर हुई, जो इस अद्भुत फौज का अनोखा सेनापति था। तब वो विशालकाय युद्ध नीति बवंडर घूमने लगा, जिसे देखकर असुर वजीर ने आ भरते हुए धीमी आवाज में सुकांत से कहा, तुम लोग तो क्या, मैं भी इस लड़के की काबिलियत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। युद्ध नीति की ऐसी समझ, ऐसा तजुर्बा, ये तो एक चक्रव्यूह रचने वाला चक्रव्यूहक बनने के काबिल है। पता नहीं अमरपक्षी ने इसे ढूंढा कहां से। तो क्या होगा जब ध्रुवांश और उसकी फौज हरा देगी रक्तबाज फौज को इस जंग में? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। खुशी नजर आने लगी था कि तभी ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी फौज से कहा, अमरपक्षी फौज, बहुत साल हो गए हैं तुम्हें इन बाजों के जुल्म सहते हुए। चलो तो फिर इन्हें बता दे कि आप। सुकांत ने असुर वजीर के मुंह से चक्रव्यूहक का जिक्र सुना, मगर उसे सुनते ही जैसे उसके होश ही उड़ गए। वो खुद भी एक काबिल सेनापति था, इसलिए कहीं ना कहीं से उसे चक्रव्यूहक के बारे में पता चला था। इतने में असुर वजीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आजकल तो चक्रव्यूहक कितने कम हो गए हैं, जितने कम इस दुनिया में योगी भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई ऐसा शख्स जिसकी चक्रव्यूहक बनने की काबिलियत है, उसे भी किसी चक्रव्यूह की जानकारी मिलना ही बहुत अनोखी बात है। अगर वाकई हमारे नक्काश दल में ऐसा कोई काबिल सेनापति है तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी। देखा जाए तो सेनापति किसी युद्ध नीति की 10 से 20% ताकत ही इस्तेमाल कर पाते हैं, वो भी तब जब वो सेनापति काफ़ी तजुर्बेदार हों। लेकिन ध्रुवांश की मौजूदा काबिलियत इतनी ज़्यादा है कि वो 60% से भी ज़्यादा ताकत किसी युद्ध नीति में इस्तेमाल कर पा रहा है। पता नहीं इस मुकाबले का अंजाम क्या होने वाला है, मगर एक बात तो साफ है कि अमरपक्षी भी इस लड़के की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ थी। तभी तो उसने रक्तबाज गुट की इतनी मुश्किल चुनौती के लिए भी मंजूरी जता दी। रक्तबाज वजीर ने सोचा था कि वो अमरपक्षी गुट को जाल में फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए उस गुट को बर्बाद कर देगा, लेकिन मौजूदा हालात देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जाल में कोई और ही फंस गया। असुर वजीर आमतौर पर किसी योद्धा के बारे में इतनी ज्यादा बातें कभी नहीं कहता था, इसलिए सुकांत भी उसे इतनी बात करते देख दंग रह गया था। इस बीच आसमान में मौजूद युद्ध नीति बवंडर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बड़ा होता गया। लेकिन विकी ने उस खतरनाक और दिल दहला देने वाले बवंडर को देखकर आंखों में हल्के डर के साथ कहा, नहीं नहीं, ये बवंडर असली नहीं हो सकता। ये लोग इतना ताकतवर हमला तैयार कर ही नहीं सकते। एक तरह से विकी बौखला गया क्योंकि अंदर ही अंदर उसे काफी डर महसूस हो रहा था और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये डर असली था। वो चाहे कितना भी खतरनाक हमला क्यों ना तैयार कर रहा था, ध्रुवांश के पास उसके हर पैतरे का जवाब होता था। फिर भी विकी पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसने अपने दांत पीसते हुए खूंखार आवाज में कहा, यह बवंडर सिर्फ तेरी कोई चाल है ध्रुवांश, ये असल में इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता। तू तो पहले पड़ाव का अमोघनाथ है, तू ऐसा हमला हरगिज तैयार नहीं कर सकता। आखिर में उसने अपने दोनों हाथ लहराए, जिससे आसमान में तैयार हुआ विशालकाय खूनी भाला तेजी से आगे बढ़ते हुए बवंडर के पास जाने लगा। उस भाले की रफ्तार वाकई बेहद तेज थी, इसलिए रक्तबाज फौज का सबसे शक्तिशाली हमला एक झटके में बवंडर के पास पहुंच गया। लेकिन तब भी ध्रुवांश के चेहरे पर परेशानी का कोई नामो निशान नहीं था। वो तो शांति से अपने हाथों की सील बदलता गया, जिससे युद्ध नीति का बवंडर और ज्यादा काला पड़ते हुए खूनी भाले से टकरा गया। इस वक्त आसमान का एक हिस्सा खूनी भाले की वजह से लाल था, तो दूसरा हिस्सा बवंडर की वजह से काला। तब विकी ने खौफनाक इरादे के साथ चिल्लाते हुए कहा, इस बवंडर को खत्म कर दो कुर्बानी भाले। उसके चिल्लाते खूनी भाले में से बेहिसाब खूनी शक्तियां बाहर निकलने लगी। ये सारी शक्तियां रक्तबाज फौज के 5000 योद्धाओं की खूनी शक्तियां थीं, इसलिए वो बवंडर पर हमला करती गई। मगर वो बवंडर भी तेजी से घूमते हुए इन शक्तियों को गायब करता जा रहा था। कुछ देर बाद वो बवंडर आगे बढ़ने लगा और तब तक खूनी भाले में ढेर सारी दरारें पड़ चुकी थी। देखते ही देखते वो भाला चिंगारियों के साथ तबाह हो गया। जैसे ही वो भाला टूटा तो विकी के चेहरे की रंगत सफेद पड़ने लगी और ऐसा ही कुछ हाल पूरी रक्तबाज फौज का था। सभी के मुंह से खून निकलता दिखा और रक्तबाज युद्ध नीति आखिरकार खूनी भाले की तरह ही तबाह हो गई। जो अमरपक्षी फौज शुरू में हारती हुई दिख रही थी, वो आखिर में ये जंग जीत गई। ये नज़ारा देखते ही मैदान के चारों तरफ मौजूद लोगों में हंगामा मच गया।
और बहुत से लोगों की आंखें तो हैरानी में फटकर बाहर ही आ गईं। कोई कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उनके चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। सब जानते थे कि जहां एक फौज 5000 योद्धाओं की थी, जिसका सेनापति था दूसरे पड़ाव का अमोघनाथ, तो वहीं दूसरी तरफ थी 1000 योद्धाओं की फौज, जिसका सेनापति था पहले पड़ाव का अमोघनाथ। फिर भी ये जंग दूसरी तरफ की फौज जीत गई थी। इस बात पर यकीन करना किसी के लिए भी मुश्किल था। धीरे धीरे सबकी नजर धुरवांश पर गई। सभी की नजर में इस जीत का जिम्मेदार वही था। लेकिन फिर जब सभी ने रक्तबाज वजीर की तरफ देखा, तो उन्हें देखा कि उसके चेहरे पर बेइंतहा नाराजगी और खूंखार इरादा झलक रहा था। वहीं मैदान में अमर पक्षी युद्ध नीति धीरे धीरे गायब होती हुई दिखी, जिसके गायब होने पर अमर पक्षी फौज का हर योद्धा इज्जत और खुशी के साथ धुरवांश को ही देखता गया। उनकी आंखों में उनके जज्बात साफ झलक रहे थे, क्योंकि इतने सालों से वो जिस बात पर यकीन करते आए थे, आज धुरवांश की वजह से उस फौज ने पूरे नक्काश दल को साबित कर दी थी। अब तक हर कोई अमर पक्षी फौज को सबसे कमजोर फौज मानता आया था, इसलिए उनका बहुत बार मजाक भी उड़ाया जाता था। लेकिन आज से कोई भी उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बीच धुरवांश ने विकी की तरफ देखा, जो अब तक उस नतीजे पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तब उसे देखकर धुरवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जीत के लिए, और रक्तबाज गुट को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी दिलदारी की वजह से ही हमें इस जंग का इतना अनोखा और बेहतरीन इनाम मिलने वाला है। विकी के शरीर का खून तो खौल रहा था, और वो दांत पीसते हुए जानलेवा इरादे के साथ धुरवांश को देखता गया। अब वो सिर्फ धुरवांश को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके 1000 टुकड़े करने की सोच रहा था। इतने में धुरवांश ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर अपनी नजर दूर खड़े रक्तबाज वजीर की तरफ की। फिर उसने रक्तबाज वजीर की नाराजगी देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, इससे क्या बात करूं, सीधे आपसे ही बात करता हूं। रक्तबाज वजीर, तो बताइए कि आप अमर पक्षी गुट को वो सारे शहर कब सौंपने वाले हैं? और हाँ, अमोघनाथ तरल की बूंदों के बारे में मत भूलिएगा। पर रक्तबाज वजीर ने तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तेरी हैसियत कब से हो गई मुझसे ऐसी बात करने की? ये कहते ही उसने बेहिसाब चेतना शक्तियां बाहर निकाली, जो आयाम को चीरते हुए सीधे धुरवांश की तरफ पड़ने लगी। मगर इससे पहले कि वो शक्तियां धुरवांश से टकराती, खतरनाक आयुष्मान ज्वाला बीच में आ गई, जिसने इन शक्तियों को तबाह कर दिया। अपना वो हमला नाकाम होते देख रक्तबाज वजीर ने तुरंत थोड़ी दूरी पर उसे देखती हुई पक्षिका को देखा। तब पक्षिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारे जैसा बेशर्म हारने पर हद पार जरूर करेगा, इसलिए मैं पहले से ही तैयार थी। वैसे अगर तुम्हें लड़ना ही है तो बराबरी वालों से लड़ो ना, या फिर लड़की से लड़ने में तुम्हारी हालत बिगड़ने लगती है। इस पर रक्तबाज वजीर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? बिल्कुल नहीं। मुकाबला चाहती हो ना? ठीक है, अभी करते हैं मुकाबला। ये कहकर उसने इस बार और ज्यादा चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी की रौबदार आवाज उस इलाके में गूंजने लगी, बस बहुत हुआ, शर्त लगाने में तो नहीं झिझकते हो तुम, तो शर्त हारने पर इस हार को कबूल करना भी सीखो। रक्तबाज वजीर, अब जो कि तुम हार गए हो, तो नियमों के हिसाब से तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। वो आवाज थी गिद्ध बादशाह की, जो आसमान में दिखाई देने लगे थे। उन्हें वहां आते देख सभी योद्धाओं ने उन्हें इज्जत के साथ नमस्ते किया, पर रक्तबाज वजीर के चेहरे पर तो बेइंतहा नाराजगी दिखी। लेकिन वो मजबूरी में अपना सर हिलाकर उनकी बात मानने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। तब गिद्ध बादशाह ने अपना हाथ लहराते हुए सभी लोगों के सामने ऐलान किया, अब जो कि ये मुकाबला खत्म हो ही गया है, तो अब थोड़ी जरूरी बात कर लेते हैं। हमारे कुछ इलाकों पर एक बार फिर से दुश्मनों ने हमला कर दिया है, और हमें चुनौती भेजी गई है क्षेत्र युद्ध की। क्षेत्र युद्ध का जिक्र जैसे ही लोगों ने सुना, तो उनके चेहरों पर हैरानी और कुछ के चेहरों पर नाराजगी नजर आने लगी। तब धुरवांश ने भी हैरानी के साथ आसपास मौजूद लोगों को देखा, और तब उसकी हैरानी देखकर किशांक ने उसे बताया, क्षेत्र युद्ध एक तरीका है किसी दल के लिए अपने दुश्मनों के इलाकों पर कब्जा जमाने का। पिछले बहुत सालों से हमारे दुश्मन चुपके से घुसपैठ करते आ रहे हैं हमारे इलाके में, और हमें क्षेत्र युद्ध की चुनौती देकर हम पर कब्जा जमाने की कोशिश करते आ रहे हैं। अमर पक्षी गुट और रक्तबाज गुट के बीच हुई उस बड़ी सी जंग का नतीजा सभी के सामने आया ही था कि गिद्ध बादशाह ने सभी के दिलों में एक और धमाकेदार बात छोड़ दी थी। ये बात थी क्षेत्र युद्ध की, जिसने एक झटके में सबका ध्यान अपनी तरफ कर दिया था। देखा जाए तो नक्काश दल उस इलाके के सबसे शक्तिशाली दलों में से एक था, लेकिन उनकी ताकत का मतलब ये नहीं था कि कोई भी उनके इलाके को हथियाने की कोशिश नहीं करता। और ऐसा सबसे ताकतवर दुश्मन था सिकंदरों का गढ़। ये असल में कोई एक दल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो नक्काश दल से लगी हुई थी। ये सिकंदरों का गढ़ असल में 3 शक्तिशाली दलों के एक साथ आने से बना था, और ये 3 दल थे, तालबाग तलवार दल, दरांग दल और रिवाल आसमान। तालबाग तलवार दल और दरांग दल इस हिस्से के बहुत ही पुराने दल थे, जबकि रिवाल आसमान को खड़ा करने वाला एक बड़ा ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसे ये दल तैयार किए हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था। वो तीनों दल मिलकर सिकंदरों के गढ़ पर राज किया करते थे, मगर चाहे उनका अपना इलाका
उनसे अच्छी तरह संभाला जाए या नहीं, लेकिन वो दूसरों के इलाकों पर कब्जा करने की लगातार कोशिश करते रहते थे। खास तौर पर नक्काश दल का इलाका हमेशा उनकी नजर में रहता था। बहुत वक्त से सिकंदरों का गढ़ छोटे छोटे हमले करते हुए नक्काश दल के कुछ कुछ हिस्सों पर कब्जा जमाता जा रहा था, पर 3 शक्तिशाली दलों के खिलाफ वो अकेला था, इसलिए कभी कभार वो भी ज्यादा कुछ नहीं करता था। ऊपर से इस दल का रहस्यमयी लीडर बहुत सालों से लापता था, जिस वजह से नक्काश दल को संभल कर कोई फैसला लेना पड़ता था। उनके इस रवैये की वजह से सिकंदरों का गढ़ और भी ज्यादा अहंकार से भर गया और हाल ही में उन्होंने बड़े इलाके भी छीनने शुरू कर दिए। और इस वक्त क्षेत्र युद्ध होने वाला था, जिसके जरिए नक्काश दल वापस अपने इलाके हासिल कर लेता, या उससे भी बेहतर सिकंदरों के गढ़ का थोड़ा इलाका भी हासिल कर पाता। मगर सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों को इस बात की थी कि सिकंदरों के गढ़ पर क्षेत्र युद्ध का ऐलान करने का फैसला सिर्फ नक्काश दल के लीडर का ही हो सकता था। और क्योंकि इस वक्त ये फैसला ले लिया गया था, इसका मतलब इस दल का रहस्यमयी लीडर भी बाहर आ गया था। हर कोई ये जानने को बेकरार था कि जिस लीडर की वो सब लोग कब से सिर्फ बातें ही सुनते जा रहे थे, वो असल में दिखता कैसा था और उसकी ताकत कितनी ज्यादा थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए, जिसके बाद नक्काश दल के एक बड़े से दरबार में बहुत से लोग इकट्ठा हुए। धुरवांश भी अमर पक्षी के साथ उस जगह पर बैठा था और सभी की नजरें सबसे आगे बैठे तीनों बादशाहों पर थीं। उन लोगों की नजरें भी सामने की तरफ थीं, जहां एक सुनहरा सिंहासन रखा था जो चमकता जा रहा था। उस सिंहासन को देखते हुए धुरवांश ने मनी मन सोचा, इस दल के रहस्यमयी लीडर आज सबके सामने आने वाले हैं। मैं भी उन्हें देखने को बहुत बेकरार हूँ। इतने में उस दरबार में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी, जिससे हर किसी को दबाव भी महसूस हुआ। इस दबाव के तुरंत बाद एक रोशनी सिंहासन की तरफ बढ़ती दिखी, जिसे देखते ही तीनों बादशाहों ने इज्जत भरी आवाज में कहा, लीडर, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए। उस शख्स के सामने ऐसे लोग भी झुक गए थे जिनका गुरूर अलग ही मकाम पर था, जैसे रक्तबाज वजीर। धुरवांश भी झुककर सिंहासन की तरफ देखने लगा, जहां वो रोशनी पहुंच गई थी। धीरे धीरे उस सिंहासन पर एक शख्स दिखाई देने लगा, जो पूरी तरह सुनहरे कपड़ों से ढका था। कोई भी उस शख्स को देख नहीं पा रहा था, जिस वजह से हर कोई काफी मायूस भी हुआ। फिर सुनहरे कपड़े से पूरी तरह ढके उस शख्स ने सिंहासन पर बैठकर अपनी भारी रौबदार आवाज में कहा, आप सभी को पता तो होगा कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। एक बार फिर सिकंदरों के गढ़ ने घुसपैठ कर हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की है, इसलिए अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, जिस वजह से मैंने फैसला किया है क्षेत्र युद्ध का। इस बार न सिर्फ हम हमारे इलाके वापस लेने वाले हैं, बल्कि सिकंदरों के गढ़ के कुछ इलाके भी अपने नाम करने वाले हैं। उनकी ये बात सुनकर बहुत से लोग अपने अंदर जोश महसूस करने लगे, क्योंकि नक्काश दल की तरफ से लड़ना एक अलग ही फक्र की बात थी। इतने में लीडर ने आगे कहा, लेकिन मैं इस युद्ध में यूं ही सारी ताकत खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि सिकंदरों के गढ़ के साथ इस बार आकाश दीप दल भी शामिल है। इसलिए तो इस बार उन लोगों ने हमारे दल के एक बड़े इलाके को अपना निशाना बनाने की हिम्मत की है। तब बुजुर्ग बादशाह ने चेहरे पर हल्की परेशानी के साथ कहा, लीडर, मेरा मानना है कि आकाश दीप दल सिर्फ इस बार नहीं, बल्कि पिछली कुछ बार से सिकंदरों के गढ़ के साथ था। इस बार तो बस वो सामने आने की हिम्मत कर पाया है। इस बीच आकाश दीप दल का नाम सुनकर धुरवांश के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। उसे याद आया कि व्यापारी इलाके में उसने इस दल के छोटे राजकुमार के खिलाफ भी लड़ाई की थी, जिसके जरिए वो उससे कुछ खजाने छीन पाया था। इतने में सिंहासन पर बैठे लीडर ने धीमी आवाज में कहा, मेरे इस युद्ध का हिस्सा बनने का मतलब तिजाना भी इसमें शामिल हो जाएगा। तब तो हमारी जंग सिकंदरों के गढ़ की बजाय आकाश दीप दल से हो जाएगी, जिसका नतीजा आप सब जानते हो। उनकी बात पर रजामंदी जताते हुए तीनों बादशाह अपने अपने सिर हिलाने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि तिजाना कितना जाना माना लीडर था। ऐसे में अगर वो इस युद्ध का हिस्सा बन जाता, तब तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता। तभी आवाम बादशाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए लीडर, आपको इस युद्ध में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे काबिल योद्धा है ना, वही हमें जीत दिलाएंगे। इस पर लीडर ने अपना सर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ कि हमारे योद्धा कमाल दिखा दें। तो क्या होने वाला इस क्षेत्र युद्ध में और कैसा रहा? नक्काश दल के लीडर के सामने सभी ऊंचे ओहदे वाले लोग इकट्ठा थे और वो सभी क्षेत्र युद्ध की बातें कर रहे थे। इतने में दल के लीडर ने अपनी नजरें घुमानी शुरू की और वो पूरे दरबार को गौर से देखने लगे। इस बीच पक्षिका के पास खड़े धुरवांश ने भी कुछ पलों बाद उनकी नजर अपनी तरफ होते हुए देखी, जिससे वो अपनी जगह पर ही जम गया। तभी लीडर ने सभी के सामने ऐलान करते हुए कहा, इस क्षेत्र युद्ध में हासिल किए गए इलाके उन्हें मिलेंगे जो खुद उन्हें हासिल करेंगे, फिर चाहे कोई भी गुट क्यों ना हो। इसके अलावा मैं उन्हें एक और इनाम देने वाला हूँ, जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
और जैसे ही उन्होंने इनाम की बात कही तो एक झटके में उस दरबार में हंगामा मचने लगा। बहुत से लोगों की आंखों में लालच भरी चमक दिखाई देने लगी जैसे ही लीडर ने वो बात कही। इससे पहले सभी गुट जो भी इलाके हासिल किया करते थे वो आखिर में नक्काश दल को ही पकड़ाए जाते थे और फिर वो दल इन इलाकों का बंटवारा करता। मगर इस बार जो भी गुट कोई इलाका हासिल करता तो वो इलाका उसे ही मिलता। इतने में दल के लीडर ने अचानक बात बदलते हुए पूछा, वैसे मुझे सुनने को मिला है कि जंग के मैदान में अमर पक्षी फौज और रक्तबाज फौज के बीच एक घमासान मुकाबला हुआ था। क्या मुझे कोई बताएगा कि उसमें जीत किसकी हुई? उन्होंने जैसे ही वो सवाल पूछा तो एक पल के लिए तो जैसे पूरा दरबार ही खामोश हो गया। धीरे धीरे सभी की नजरें ध्रुवांश की तरफ होने लगी जो खुद भी हैरान खड़ा था। दूसरी तरफ विकी का चेहरा तो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने बड़े दल का लीडर इस छोटे मामले के बारे में पूछताछ करेगा। इस दौरान रक्तबाज वजीर भी थोड़ा नाराज दिखा जैसे लीडर के सवाल ने उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया हो। तब बुजुर्ग गिद्ध बादशाह ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया, लीडर आपने बिल्कुल सही सुना है। वो मुकाबला काफी दिलचस्प रहा लेकिन आखिर में अमर पक्षी फौज की जीत हुई। ये सुनकर लीडर के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी जिसके बाद वो सीधे पक्षिका और उसके बगल में खड़े ध्रुवांश की तरफ देखने लगे। उन्हें गौर से देखते हुए लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अमर पक्षी वजीर का ताकतवर बनकर लौटना हमारे दल के लिए बहुत अच्छी बात है और साथ ही वो जिसे अपने साथ लेकर आई है मैंने सुना है कि वो भी काफी काबिल है। वैसे अगर मेरा मानना गलत नहीं है तो ये मुकाबला शायद किसी शर्त की वजह से हुआ था ना? रक्तबाज वजीर मानना पड़ेगा, इतनी बड़ी शर्त लगाकर हारना बहुत हिम्मत का काम तो है। वैसे तुम शर्त का इनाम तो उन्हें पकड़ाने वाले हो ना? लीडर के उस सवाल पर रक्तबाज वजीर झिझकते हुए अपना सिर हिलाने लगा मगर अंदर ही अंदर वो इस बात से काफी नाराज भी था। लेकिन अब जो कि खुद लीडर को इस बात का पता चल गया था इसलिए रक्तबाज वजीर इनाम पकड़ाने से इनकार तो हरगिज नहीं कर पाता। उसके बाद धीरे धीरे वो लीडर वहां से गायब होने लगे और साथ ही दरबार में महसूस होता शक्तियों का दबाव भी गायब हो गया। उनके जाने पर सभी ने चैन की सांस ली जिसके बाद ज्यादातर लोगों की नजर ध्रुवांश की तरफ गई। सभी ने देखा था कि कैसे दल के लीडर ने खुद उसकी तारीफ की थी जो नक्काश दल में बड़ी खास बात थी। इस दौरान नींद बादशाह भी काफी हैरान थे और उन्होंने भी ध्रुवांश की तरफ देखना शुरू किया। फिर उन्होंने धीमी आवाज में खुद से कहा, इतना वक्त हो गया मुझे लीडर के साथ रहते हुए मगर आज तक कभी उन्होंने नई पीढ़ी के किसी योद्धा की ऐसी तारीफ तो नहीं की। लगता है ये लड़का वाकई काफी दिलचस्प है। जब क्षेत्र युद्ध की बातें खत्म हुई तो नक्काश दल के सभी योद्धा वापस अपने अपने गुटों में चले गए लेकिन सभी के मन में अपने दुश्मनों से बदला लेने की इच्छा जाग चुकी थी। आखिर उनके दुश्मन कब से नक्काश दल की सरहदों पर हमले करते हुए वहां की जगहों पर कब्जा जमाते आ रहे थे। देखते ही देखते सभी गुटों ने अपनी फौजों को तैयार कर दिया उन्हें सरहदों पर भेजने के लिए। इस बार सच में एक खतरनाक जंग होने वाली थी जो आसपास के इलाके को भी हिलाकर रख देती। इस बीच अमर पक्षी गुट में चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। ध्रुवांश के इस गुट में आने के बाद से जैसे इस गुट का हुलिया ही पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले अमर पक्षी गुट में मजबूरी और डर के बादल छाए हुए रहते थे वहीं अब वहां खुशहाली और उत्साह चारों तरफ मौजूद था। अमर पक्षी महल में भी जश्न मनाया जा रहा था और लोगों की हंसी की गूंज हर तरफ फैली हुई थी। महल में मौजूद बड़े से दरबार में ध्रुवांश खिड़की से सट कर खड़ा था। फिर वो रात में चमकते हुए चांद की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहने लगा, लैला मैं कोशिश करता जा रहा हूँ ताकतवर बनने की, भरोसा रखना बहुत जल्द मैं सबसे शक्तिशाली बनकर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तब चाहे आंधी आए या तूफान लेकिन प्यार के वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और माँ फिक्र मत कीजिएगा, आपका ये बेटा आपके पास आने वाला है। इस ख्याल के चलते ध्रुवांश अपनी मुट्ठी कसने लगा क्योंकि उस पर ताकतवर बनने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतने में अचानक उसे अपने पीछे से पक्षिका की आवाज सुनाई पड़ी, फिर से अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हो? उसका वो सवाल सुनकर ध्रुवांश के चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कुराहट आ गई जिसके साथ उसने कहा, जिम्मेदारियों के बारे में सोचना बंद ही कब करता हूँ। इस पर पक्षिका ने भी मुस्कुराते हुए ध्रुवांश से कहा, इस महल में ऐसी खुशी और इतना बड़ा जश्न पता नहीं आखिरी बार कब यहाँ देखा गया था। इस जश्न की सबसे बड़ी वजह तुम ही हो ध्रुवांश, इसलिए शुक्रिया। वैसे जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर खुद को उसके बोझ में दबाना शुरू मत करो। मैं काफ़ी वक्त से तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम्हारी काबिलियत का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा पाई हूँ और मेरे ख्याल में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हारा नाम पूरे सत्यार्थ महाद्वीप पर गूंजेगा और तब तुम लराविया दल जाकर अपनी दिलरुबा का हाथ हमेशा के लिए थाम सकोगे। और हाँ, मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी माँ को आज़ाद कराने में भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ध्रुवांश भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा जिसके बाद उसने अपना सर हिलाते हुए उसे शुक्रिया कहा
जब से उन दोनों के बीच खून का रिश्ता तैयार हुआ था, तब से वो दोनों ही एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। सबके लिए इतने में देश पक्षिका ने की अपना हाथ conversion। लहराते हुए कहा, खैर मुद्दे की बात पर आती हूँ। हमारा अमर पक्षी गुट भी इस क्षेत्र युद्ध में हिस्सा लेने वाला है, इसलिए हम भी जल्द उस युद्ध के लिए रवाना होंगे। देखो, सिकंदरों का गढ़ कोई मामूली इलाका नहीं है। उस जगह पर हर कदम पर जानलेवा खतरा मौजूद है, जिससे निपटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। पर चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, तुम्हें अपनी काबिलियत इस युद्ध के जरिए साबित करनी ही होगी, क्योंकि इस युद्ध के चर्चे हर तरफ होने वाले हैं। इसलिए बातें शायद लराविया दल तक भी पहुंच जाएगी। इतना कहकर पक्षिका ने अपने पास से एक बोतल बाहर निकाली, जिसके अंदर एक बड़ी और चमकदार हरे रंग की गोली दिख रही थी। उस गोली की चमक से ही उसमें मौजूद ढेर सारी चेतना शक्तियों का अंदाजा लगाया जा सकता था। तब उस बोतल को उसने ध्रुवांश को पकड़ाते हुए कहा, यह अमोघनाथ तरल की गोली, इसे अपने पास रख लो, क्योंकि तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये रक्तबाज फौज से जीतने का इनाम है। रक्तबाज वजीर ने हमें वो तरल गोलियों में भर कर दिया है। बाकी बची 4 गोलियां मैं और लोगों में बांट दूंगी। आखिर हम सभी को एक साथ आगे जो बढ़ना है। तब उसकी बात सुनकर ध्रुवांश ने हैरानी के साथ उस बोतल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आखिरकार रक्तबाज वजीर मान ही गया ये इनाम हमें देने के लिए। इस पर पक्षिका ने भी मुस्कुराते हुए उसे बताया, वैसे तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, मगर क्योंकि लीडर ने खुद इस बारे में उससे कहा था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो मौका मिलने पर जरूर अपनी भड़ास निकालने की पूरी कोशिश करेगा। सच कहूं तो हमारी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि लीडर वैसे कभी ऐसे मुकाबलों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें हमारे इस मुकाबले की खबर लग गई। तब ध्रुवांश ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, अरे भाई, पता कैसे नहीं चलती उन्हें ये बात। आखिर इस बात से ध्रुवांश राजवंशी जो जुड़ा था, मुझे लगता है कि शायद लीडर भी इस हैंडसम, स्मार्ट और डैशिंग हीरो की काबिलियत देखकर अपने आप को मेरा फैन बनने से रोक नहीं पाए। उसकी इस बात पर पक्षिका मजबूरी में आ भरने लगी, जिसके बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए वहां से जाने का फैसला किया। वहीं उसे वहां से जाते देख ध्रुवांश मुस्कुराता गया और बहुत ध्यान से बोतल के अंदर मौजूद अमोघनाथ तरल की गोली को देखने लगा। फिर उस गोली को देखकर ध्रुवांश ने धीमी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से इस गोली की मदद से मैं दूसरे पड़ाव का अमोघनाथ तो बन ही जाऊंगा। उसने इस बारे में कहा ही था कि तभी उसे अपने पीछे से एक बार फिर किसी की आवाज सुनाई पड़ी, बताओ तो, अमोघनाथ तरल की महज एक बूंद से तैयार गोली से तुम इतने ज्यादा खुश हो रहे हो? सच में तुमने शायद बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। ये पतली सी आवाज थी कमली की, जो बड़े ही रहस्यमय अंदाज में उसके ठीक पीछे आ गई थी। तब ध्रुवांश ने भी मुस्कुराते हुए उससे कहा, शीशे के घरों में रहने वाले क्या जानेंगे कि खदान में काम करने वाले को जब हीरा मिलता है तो उसकी खुशी क्या होती है। ऐसे ही तुम नहीं समझ पाओगी मेरी खुशी। वैसे नक्काश दल के लीडर अब ट्रेनिंग से बाहर आ गए हैं, इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, वरना उनकी ताकत के चलते उन्हें तुम्हारा पता चल सकता है। जाहिर सी बात थी कि इस दल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो लीडर ही थे, जो आसानी से किसी भी बात का पता लगा लेते। इसलिए ध्रुवांश को कमली की थोड़ी फिक्र भी हो रही थी। पर ध्रुवांश की बातें सुनकर कमली ने अपनी सुनहरी नजरों से खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अगर मेरी मर्जी ना हो कि कोई मुझे देखे, तो चाहे वो कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, मेरा पता लगा ही नहीं पाएगा। तुम उस बात की फिक्र मत करो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगले 3 दिन में मेरे शरीर में मौजूद श्राप फटने वाला है। तब मुझे तुम्हारे रहस्यमयी कमल और अमरावत किताब के उस हिस्से की ताकत चाहिए होगी, उस श्राप के असर को दबाने के लिए। ये सुनकर ध्रुवांश पहले तो थोड़ा हैरान हुआ कि कमली का श्राप इतनी जल्द फटने वाला था, लेकिन फिर उसने अपना सर हिलाते हुए उसकी मदद के लिए हाँ कह दिया। उसके बाद कमली ने धीमी आवाज में कहा, तुम इंतजार करो मेरे श्राप के दबने का, फिर मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि सूर्य ऊर्जा और शरीर की असली ताकत कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी तक तो तुम उसकी थोड़ी बहुत शक्ति भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ये सुनते ही ध्रुवांश दंग रह गया, मगर फिर उसकी आंखों में काफी खुशी नजर आने लगी। वो भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो सूर्य ऊर्जा और शरीर की असली ताकत इस्तेमाल करने से बहुत दूर था। ऊपर से उसके पास ऐसा करने की कोई जानकारी भी नहीं थी। इसलिए अगर वाकई कमली उसकी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने में ध्रुवांश की कोई मदद कर पाती, तो ये वाकई उसके लिए बेहद अच्छी बात होती। मगर फिर उसने कुछ सोचते हुए कमली से सवाल किया, वो सब तो ठीक है, मगर मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कैसे जानती हो सूर्य ऊर्जा और शरीर की असली ताकत इस्तेमाल करना। लेकिन कमली ने तो उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो धीरे धीरे गायब होने लगी। पर जाने से पहले उसने ध्रुवांश से एक आखिरी बात कही, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगी। अगले कुछ दिनों तक नक्काश दल के सारे गुट क्षेत्र युद्ध की तैयारी में लगे रहे। सभी वजीर अपनी फौज में और बहुत से ताकतवर लोगों को जोड़ते जा रहे थे। ऐसा ही कुछ अमर पक्षी गुट भी कर रहा था, जबकि ध्रुवांश तो इन 3 दिनों में दूसरे पड़ाव का अमोघनाथ बनने की कोशिश करता रहा। ऐसा करने के लिए उसने पक्षिका की दी हुई अमोघनाथ तरल की गोली को भी खा लिया था। फिर वो अपने हाथों की सील बदलने लगा और उसे महसूस हो रहा था
कि किस तरह वो गोली उसके शरीर में बेइंतहा शक्तियां भरती जा रही थी। भले ही उस गोली से वो पूरी तरह दूसरे पड़ाव पर नहीं पहुंच पाया, मगर किस्मत से उसके पास शक्ति तरल प्याला भी था, जिसकी मदद से वो उस पड़ाव के और करीब पहुंच गया। ध्रुवांश 3 दिनों तक ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर की बढ़ी हुई चेतना शक्तियां महसूस की। आखिर में उस जगह से बाहर आया जहां उसने देखा कि फौज के बहुत से योद्धा खड़े होकर निगरानी रख रहे थे। तभी ध्रुवांश ने फौज के इन योद्धाओं से पूछा, युद्ध की तैयारियां कैसी चल रही हैं? इस पर उस योद्धा ने इज्जत के साथ जवाब दिया, तैयारियां बिल्कुल सही चल रही हैं सेनापति, हम किसी भी वक्त निकलने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उसने अपना हाथ लहराया और इन योद्धाओं को जाकर रीजा की मदद करने को कहा। फिलहाल रीजा ही युद्ध की सारी तैयारियां कर रही थी, जिसकी वजह से उसने इन योद्धाओं को उसका हाथ बटाने का आदेश दिया। उनके वहां से जाते ही ध्रुवांश की नजर कमली पर पड़ी, जिसने उसकी तरफ देखकर कहा, लगता है कि तुम दूसरे पड़ाव पर पहुंचने में कामयाब हुए। वो गोली असरदार तो थी। खैर, अब जो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, इसलिए अब मेरा काम भी पूरा कर दो, आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, जिसे देखकर ध्रुवांश भी उसके पीछे गया। फिर वो दोनों ही अमरपक्षी गुट से दूर जाने लगे और देखते ही देखते वो नक्काश तल के एक ऐसे खुफिया हिस्से में पहुंचे जहां आसपास कोई हलचल नहीं थी। इस दौरान कमली इस तरह आगे बढ़ रही थी जैसे उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। इस बात का डर ध्रुवांश को सता रहा था, क्योंकि अगर कोई सैनिक उन्हें वहां जाते देख लेता तो शायद उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। पर किस्मत से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों उस खुफिया जगह पर पहुंच गए जहां कमली के साथ वो एक गुफा में चला गया। बीच में कमली ने ध्रुवांश से कहा, सबके लिए तेज तुम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तब मैं ऐसी कोई जगह ही ढूंढ रही थी, और किस्मत से ये मुझे मिल भी गई। गुफा के अंदर जाते ही ध्रुवांश ने देखा कि उसके अंदर एक चेतना जाल मौजूद था। इतना ही नहीं, वो गुफा बहुत ही बड़ी थी और उसकी दीवारों पर प्राचीन लकीरें और निशान बने हुए थे जो काले रंग के थे। इसके अलावा इन निशानों में एक बड़ी रहस्यमयी रोशनी भी थी। ध्रुवांश इन लकीरों को गौर से देखता गया, जिसके बाद उसने कुछ समझ कर कहा, इस गुफा में तो किसी तरह का चेतना जाल तैयार है। क्या ये चेतना जाल तुमने तैयार किया? आखिर क्या है कमली की असलियत, और क्या ध्रुवांश उसकी मदद कर पाएगा श्राप को दबाने में? कैसा रहेगा मंजर जब वो पहुंचेगा क्षेत्र युद्ध में? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। सुकांत ने असुर वजीर के मुंह से चक्रव्यूहक का जिक्र सुना, मगर उसे सुनते ही जैसे उसके होश ही उड़ गए। वो खुद भी एक काबिल सेनापति था,